कौन बोले? रोनित। ओके, तो चलिए भाई साहब हम यहाँ पे वी विल स्टार्ट विथ टाइम सीरीज। ठीक है, ये आपके मैथ्स में एक चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर है। और एक्चुअली व्हाट वी मीन फ्रॉम टाइम सीरीज इज जितने भी आपके वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप कैलकुलेट करते हैं कॉमर्स में या किसी चीज़ में भी, वो टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आपके सेल्स, जैसे आप सेल्स का रिकॉर्ड रख रहे हैं तो वो टाइम डिपेंडेंट होता है। किसी भी बिजनेस में टाइम डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे अभी दिवाली आने वाली है तो भाई साहब पटाखों का स्टॉल लगेगा कहीं पे, क्या वो हर समय रहता है? नहीं। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम तक रहेगा। ठीक है, जैसे अगर अभी नवरात्र वगैरह आने वाला है तो फेस्टिव ओकेजन्स में आपके गारमेंट्स के सेल्स ज़्यादा होते हैं, तो जितना भी स्टॉक रहता है लोगों के पास उससे ज़्यादा स्टॉक को इंक्रीज़ करके रखते हैं। स्वीट शॉप्स में, चीनी वगैरह, राशन वगैरह की दुकान में, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी अभी। ठीक है, ओके। सो इन प्रैक्टिस तो थोड़ा सा आपको थियोरी इसमें समझना है। ठीक है, इन प्रैक्टिस वी एसोसिएट सम इवेंट्स विद द फ्लो ऑफ टाइम। ज़्यादा करके इवेंट्स आपके टाइम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये टाइम सीरीज बेसिकली वही स्टडी है कि कैसे आपके इवेंट्स टाइम के साथ फ्लक्चुएट होते हैं। तुम्हारा है? नहीं, अच्छा तुम। ठीक है, कैसे आपके इवेंट्स भाई साहब टाइम के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सो इन प्रैक्टिस भी एसोसिएट सम इवेंट्स विद द फ्लो ऑफ टाइम। द प्राइस ऑफ भाई साहब शेयर और स्टॉक्स देख लो आपके भाई साहब, शेयर्स और स्टॉक्स ये आपके टाइम के साथ फ्लक्चुएट होते हैं। इनफैक्ट जिन लोगों ने शेयर्स की और स्टॉक्स की ज़्यादा अच्छी स्टडी की उनको मालूम है किस टाइम पे भाई साहब ये ऊपर जाएगा और किस टाइम पे नीचे जाएगा। ठीक है, ओके। इंडस्ट्रियल फर्म्स, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, पर कैपिटा नेशनल इनकम, पीसीआई जिसको हम बोलते हैं। PCI is basically what? The total income of the country upon the total population, per capita income जिसको हम बोलते हैं। प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज़, अलग अलग कमोडिटीज़ के प्राइसेस अलग अलग टाइम पे भाई साहब आप जैसे देखोगे सोने का दाम ऊपर चढ़ता है, जब शादी का सीज़न चालू हो जाता है तो सोने का दाम ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे ही भाई साहब एक आपका पक्ष आता है ना जहाँ पे शादियाँ नहीं होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम आता है ईयर में जहाँ पे मतलब शुभ चीज़ें नहीं की जाती हैं, जैसे शादी वगैरह, तो इसको नहीं किया जाता है, तो उस टाइम पे सोने का दाम गिर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। देयर प्रोडक्ट डिमांड एंड सेल्स प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्रियल फर्म्स एक्सेट्रा आर टाइम बेस्ड इवेंट्स। तो ये आपके क्या हो गए भाई साहब? टाइम बेस्ड इवेंट्स। सिमिलर जैसे समझो भाई साहब पेप्सी है, पेप्सी एज अ कंपनी, ठीक है, ये इनका मैक्सिमम सेल्स कब होगा? गर्मी के टाइम पे। जब ठंडी के टाइम पे होगा तो हमारे यहाँ पे मुंबई में तो ज़्यादा ठंडी नहीं होती है, लेकिन अगर नॉर्थ वगैरह में आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कोई पेप्सी नहीं पिएगा। आइसक्रीम हो गया भाई साहब, पेप्सी हो गया, ये सब कोल्ड चीज़ें हैं जो ठंडी के टाइम पे कोई यूज़ नहीं करेगा, तो हम लगभग ये मान सकते हैं कि उनका बिजनेस ज़ीरो आउट हो जाता है। ठीक है, सो उस टाइम पे उनका ये इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, ओके। सो बाय स्टडिंग द डेटा ऑफ सच इवेंट्स इट कैन बी प्रिडिक्टेड अबाउट द नेचर ऑफ चेंजेस इन सच इवेंट्स और फिनोमिना। द डेटा कलेक्टेड ऑन सच टाइम बेस्ड इवेंट्स फॉर्म्स अ टाइम सीरीज। तो जो डेटा आप कलेक्ट करते हो, जो डेटा आप कलेक्ट करते हो किसमें? टाइम बेस्ड इवेंट पे। ठीक है, फॉर अ टाइम बेस्ड इवेंट पे जितनी भी डेटा आप कलेक्ट करते हो उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज अ टाइम सीरीज। The study and analysis of the time series of the events affecting okay, the study and analysis of the time series of the events affecting the growth and development, कहाँ से आ गया भाई साहब ये? Affecting the growth of the industrial and social, okay, affecting the growth and development of the country play an important role. This reflects the economic, industrial and social development and growth of the country. In this chapter we will study the basic elements of time series and some statistical methods in the analysis of time series. ठीक है, टाइम सीरीज में हम कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगा सकते हैं? तो x जो होती है आपकी, ठीक है, जिसको हम x एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब ये ऊपर नीचे होगा। ठीक है, वेरिएबल मतलब जो कांस्टेंट ना हो, नॉट, ठीक है, वेरिएबल मतलब नॉट अ, क्या तकलीफ दे रहा है ये, नॉट अ कांस्टेंट। ठीक है, नॉट अ कांस्टेंट। टाइम तो भाई साहब ऑब्वियसली टाइम हो गया। एक्स टी मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विथ टाइम टी। तो ये जो वेरिएबल है उसका वैल्यू कैसे टाइम टी के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विथ टाइम टी। ठीक है, सेक्युलर ट्रेंड इसको हम पढ़ेंगे भाई साहब, ये हो गया आपका टाइम टी टी, इसको हम बोलेंगे सेक्युलर ट्रेंड और ट्रेंड। एस टी सीजनल वेरिएशन हो जाएगा भाई साहब। ठीक है,
सी टी भाई साहब साइक्लिकल वेरिएशन हो जाएगा, और ये आपका इरेगुलर वेरिएशन। ये सब आपके जो है तो टर्म्स हैं जो आप बेसिकली जो सवाल करोगे उसमें आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो एक्स हो गया वेरिएबल क्वांटिटी, टी हो गया टाइम, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विथ टाइम, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम वैल्यू कितनी है वेरिएबल की। ये हो गया सेक्युलर ट्रेंड और ट्रेंड, इसको भी आप समझेंगे। सीजनल वेरिएशन, सीजन्स में वेरिएशन, जैसे मैंने आपको बोला भाई साहब आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, क्या सीजन में आपको वेरिएशंस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई साहब। नवंबर दिसंबर में ऑलमोस्ट जीरो ठप्पा सेल हो जाएगा, ठीक है, ओके। साइक्लिकल वेरिएशन, तो साइक्लिकल वेरिएशन मतलब एक साइकिल में चलता है ये, ठीक है। और इरेगुलर वेरिएशन, और कुछ भी वेरिएशन अगर होता है तो उसको हम इरेगुलर वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है, ओके। मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, तो एक आता है भाई साहब आपका एडिटिव मॉडल। तो एक्स टी भाई साहब क्या हो जाएगा? टी टी प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आई टी। मल्टीप्लीकेटिव मॉडल भाई साहब आपका टी टी इंटू एस टी इंटू सी टी इंटू आई टी। टी टी क्या है भाई साहब आपका? लेट्स गो बैक हियर। तो टी टी इज द सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है, ये आपका हो गया सेक्युलर ट्रेंड। एस टी क्या है भाई साहब आपका? सीजनल ट्रेंड है या सीजनल वेरिएशन है। सीजनल वेरिएशन ये हो गया आपका सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन। सी टी आपका भाई साहब क्या है? साइक्लिकल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन हो गया। और आई टी आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। तो ये हो गया तो ये हो गया मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से एक्स टी मतलब वेरिएबल का जो वेरिएशन है विथ टाइम, दिस विल बी इक्वल टू टी टी प्लस एस टी प्लस सी टी प्लस आई टी, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड, ये हो गया आपका सीजनल, ये हो गया आपका साइक्लिकल, और ये हो गया आपका इरेगुलर, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में ये आता है, ठीक है। एडिशनल मॉडल में या एडिटिव मॉडल में ये आता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में ये आता है। इक्वेशन ऑफ लीनियर ट्रेंड, इक्वेशन ऑफ लीनियर ट्रेंड, एक्स टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ठीक है। एक्स टी की वैल्यू क्या हो जाती है भाई साहब? ए प्लस बी टी होती है, वेयर ए एंड बी आपके क्या हैं भाई साहब? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अभी देखो ये लीनियर ट्रेंड मतलब क्या है? लीनियर ट्रेंड मतलब एक्स टी है। देखो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना भाई साहब, ठीक है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, टी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये है एक्स टी, ठीक है। टी को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स एक्सिस में, और एक्स टी को हम रिप्रेजेंट करेंगे भाई साहब वाई एक्सिस में, ठीक है। तो ये फंक्शन एक्स टी का है, फंक्शन एक्स टी का है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो जब हम ऐसे कोई ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिए जब आपने 10th में पढ़ा था भाई साहब। 10th में आपने क्या पढ़ा था? ठीक है, तो समझो भाई साहब ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। समझो ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका क्या है भाई साहब? एक्स एक्सिस है, ठीक है, क्लियर है। ओके, वाई एक्सिस है और भाई साहब आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, ओके। तो लेट्स से ये वाला जो आपका इंटरसेप्ट है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द इंटरसेप्ट, ये हो गया आपका सी। तो y को हम क्या लिखते हैं बोलो? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये m आपका क्या हो जाएगा? स्लोप, ठीक है, स्लोप। ये हो गया आपका x का वैल्यू, और ये c जो है y इंटरसेप्ट है, ठीक है, दिस इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। सेम चीज आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ चीजें चेंज कैसे हो रही हैं भाई साहब? इस एक्सिस पे जो आप ले रहे हो वो आप वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हो, इस एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हो भाई साहब? टी ले रहे हो, ठीक है, क्लियर है। तो सेम चीज हो रही है देखो यहाँ पे। सो इसको हम क्या लिखेंगे? देखो एक्स टी की जगह एक्स टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, ठीक है। सो एक्स टी, एक्स दैट इज फंक्शन ऑफ टी, मतलब ये देखो वाई एक्सिस पे है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी लिख रहे थे। इस वाई की जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब? एक्स टी, ठीक है। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तुम्हारा x कैसे चेंज हो रहा है विद रिगार्ड्स टू टाइम, ठीक है। यहां पे तुम क्या लिख रहे थे? y तुम्हारा कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे तुम्हारा x कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? xt, ठीक है, ओके 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 ओके। दिस इज इक्वल टू a t प्लस b लिख सकते हो या a प्लस बी टी, जैसा भी आप, जहां पे आपका a और b क्या हो जाएगा भाई साहब? कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, क्लियर है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ही एक रूपांतरण है ये, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या बन रहा है? देखो इक्वेशन ऑफ अ लीनियर ट्रेंड। लीनियर ट्रेंड मतलब क्या है कि अगर आपका कोई ट्रेंड है जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है,
अगर आपका कोई ट्रेंड है जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, x इजिकल टू ए प्लस बी टी, जहाँ पे a और b आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स। कहाँ से आ रहा है ये इक्वेशन भाई साहब, कहीं से नहीं आ रहा है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ही आ रहा है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी किस टाइप का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है जो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका देखो एक्स टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी किस टाइप के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीनियर ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग लीनियर ट्रेंड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम बहुत बढ़िया, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशंस टू फिट अ लीनियर मेथड। अभी प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ग्राफ आपके कॉमर्स में कोई भी ग्राफ लीनियर हो ही नहीं सकता, है ना। मतलब आप बोल सकते हैं कि हाँ इतना परचेस किया तो इतना सेल होना चाहिए, मैंने इतना प्रोडक्शन किया तो इतना सेल होना चाहिए, क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते भाई साहब, डिपेंड करता है पब्लिक क्या कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन हम एक ट्रेंड बता सकते हैं, एक ट्रेंड हम बता सकते हैं कि भाई साहब अगर आपका कोई गारमेंट का शॉप है तो दिवाली और फेस्टिव ओकेजन्स में सेल्स बढ़ेंगे, ये हम ट्रेंड बता सकते हैं, कितना होगा ये नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी डेटा को लेते हैं तो एक समेशन डेटा लेते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एन इंटू ए, एन टाइम्स ऑफ ए प्लस बी समेशन ऑफ टी, ठीक है, बी समेशन ऑफ टी। तो यहाँ पे इसको आप समझ कर रहे हैं, इसको भी आप समेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो n टाइम्स ऑफ ए, इसी का देखो रूपांतरण हो गया, दिस इज फॉर ओनली वन लीनियर, और ये भाई साहब नॉर्मल इक्वेशंस टू फिट अ लीनियर ट्रेंड। मतलब आप जबरदस्ती का इसको लीनियर बना रहे हैं, वरना आप ट्रेंड को एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल इक्वेशंस हो गए, मतलब सिग्मा समेशन एक्स टी इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा टी, ठीक है, सिग्मा एक्स टी इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा टी। और इसी तरह से देखोगे भाई साहब सिग्मा टी अगर एक्स टी करेंगे हम, ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं ए सिग्मा टी प्लस बी सिग्मा टी का स्क्वायर। भाई साहब आप टी को मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे, तो सिग्मा टी एक्स टी इज इक्वल टू ए सिग्मा टी प्लस बी सिग्मा टी का स्क्वायर। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द शो। आप जब सवाल करने लगोगे तब समझोगे कि इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। इतना सिर्फ याद रखो कि भाई साहब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ये रूपांतरण है, ठीक है, क्लियर है। ओके, वी ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज ऑफ t टू अ न्यू वेरिएबल u सच दैट u जो समेशन करोगे वो 0 होगा। ओके, इस चीज को समझो, ठीक है। आप यहां पे क्या कर रहे हो, वी ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज ऑफ t को हम किस में लेकर आते हैं, वी ट्रांसफॉर्म इट टू u सच दैट अगर समेशन ऑफ u करें तो ये 0 हो, ठीक है। चलो क्या क्या सब्जेक्ट है तुम्हारे, ओसी है ना, नहीं तुम्हारा नहीं है, इसको छोड़ देते, तुम बताओ। बीके, चलो भाई साहब बीके, ओसी इकोनॉमिक्स, ओके चलो भाई साहब, और मैथ्स, ओके, और बोलो भाई साहब, इंग्लिश, ओके भाई साहब, चलो हिंदी भी है, ओके इंग्लिश हो गया भाई साहब, हिंदी हो गया, चलो और कुछ, नहीं ऐसे पूछ रहा हूँ, हाँ आईटी है, चलो आईटी है, चलो 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 भाई साहब, ठीक है। ओके, लेट्स से तुमको 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तुमको लेट्स से 80% मिल रहा है, तो 7 इंटू 80 कितना हो रहा है भाई साहब, 7 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 560 है ना। नंबर्स डिवाइड कर लो भाई साहब, यहाँ पे 560 आना है, इसमें कितना दे दूँ, 80 दे दूँ, चलो भाई साहब इसमें 80 दे दिया, इसमें कितना दे दिया भाई साहब, 60 दे देते हैं, चलो इसमें कितना दे दें भाई साहब, 90 दे दें, इसमें कितना दे दें भाई साहब, 100, चलो 100, ख्याली पुलाव पकाने में क्या जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50, इतना कितना हो गया भाई साहब, कितना हो गया ये, चलो जल्दी जरा करो, 0 0 0 0 9 8 प्लस 6 14 14 प्लस 5 19 19 प्लस 9 28 28 2 प्लस 1 3, और कितना बाकी है भाई साहब, 560 से 380, तो 0 8 प्लस 8 16 4 से 3 गया 1, 180 बाकी है ना भाई साहब। इसमें कितना दे दिया जा रहा है, 90 भाई साहब, 90, चलो हो गया 560, ठीक है। ओके, लेट्स से दीज आर योर मार्क्स, ठीक है। तुम्हारा एवरेज कितना है भाई साहब, एवरेज इन सबको टोटल करोगे, डिवाइड करोगे किससे, 1 2 3 4 5 6 7, 560 तुम्हारा टोटल मार्क्स है, 7 से तुमने डिवाइड किया, तुम्हारा कितना आया भाई साहब, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 80। अभी तुम्हारे इस एवरेज को तुम माइनस करते जाओ, ठीक है। 80 से माइनस 80 करोगे कितना आएगा, 0, 60 से 80 माइनस करोगे कितना आएगा, -20, 90 से 80 माइनस करोगे कितना आएगा, 10, 100 से 120 माइनस करोगे कितना आएगा, -20, 50 से 120 माइनस करोगे कितना आएगा, 70,
नहीं सॉरी अपना 50 से 80 ना, -30 है ना, ठीक है। 90 से भाई साहब कितना माइनस करोगे, 80, कितना आ जाएगा 10। 90 से 80 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो तुमने क्या किया, अपने डेटा को एक ऐसे डेटा में कन्वर्ट कर लिया जिसका सम कितना आएगा, कर लो चाहे तो। देखो यहाँ पे 10 और 10 20, 20 माइनस 20 कितना हो गया भाई साहब 0, -20 माइनस 30 कितना आया 50, 50 और हाँ क्या बोल रही हो, ये 100 है ना भाई साहब, ये माइनस कहाँ से होगा, ये 20 होगा ना, 100 से 80 को माइनस किया हमने ना 20 और 50 माइनस ये, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तुमने ऐसे हाइपोथेटिकल मार्क्स हैं तुम्हारे, इसका एवरेज तुमने कितना निकाला 80, एवरेज को माइनस करते जाओ तो तुमने 80 से 80 को माइनस किया कितना आया 0, 60 से 80 को माइनस किया कितना आया -20, 90 से 80 को माइनस किया कितना आया 10, 100 से 80 को माइनस किया कितना आया 20, 50 से 80 को माइनस किया तो कितना आ गया -30, 90 से 80 को माइनस किया 10, ठीक है, 90 से 80 को माइनस किया 10, 10 और 10 20 और -20 कितना हो गया 0। भाई साहब ये कैंसिल हो गए, ये आपके कैंसिल हो गए कि नहीं भाई साहब, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब और बोलो, 10 और 20 30 और -30 ये भी कैंसिल हो गया आपका, तो तुम्हारा कितना आ गया 0। तो तुमने डेटा को ऐसे लिया, ऐसे ट्विस्ट एंड ट्विक करके लिया कि समेशन ऑफ डेटा तुमको कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है, यही यहाँ पे करना है, ठीक है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जो बोला जा रहा है ना यहाँ पे, इफ द वी ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज ऑफ t टू अ न्यू वेरिएबल u, हमने यहाँ पे न्यू वेरिएबल u क्या लिया था भाई साहब, आपका न्यू वेरिएबल u लिया था आपका एवरेज, ठीक है, यू सच दैट समेशन ऑफ u इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ टाइम सीरीज n इज एन ऑड नंबर, तो u की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई साहब, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब देखो यहाँ पे जैसे तुमने नंबर ऑफ टर्म्स लिया ना, क्या लिया भाई साहब, नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है टाइम सीरीज में ऑड है, 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 9 हो गया, अगर ऑड है तो u कितना हो जाएगा t माइनस मिडिल t वैल्यू, मिडिल का जो t वैल्यू है अपॉन h डिस्टेंसेस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव वैल्यूज। हम यहाँ पे भाई साहब सक्सेसिव वैल्यूज मतलब क्या लेते हैं, हम लेंथ लेते हैं, ठीक है। जैसे समझो तुमने ऐसा क्लास इंटरवल लिया है 1 10 20 30 ऐसे क्लास इंटरवल दिए, तो तुम्हारी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 10, h की वैल्यू हो जाएगी 10, क्या हो गया, हाँ अरे लेकिन भरा हुआ है, खाली नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियर है, क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो मैंने तुमको एग्जांपल दिया कि क्या कैसे तुम एक डेटा के वैल्यूज को कैसे एक ऐसे डेटा में कन्वर्ट कर रहे हो जिसको ऐड करे तो 0 आ रहा है, तुम्हारे वही मार्क्स हैं, तुम्हारे मार्क्स वही हैं, तुमने मार्क्स का क्या लिया एवरेज लिया, फिर एवरेज को कैसे माइनस किया भाई साहब, एवरेज को माइनस करते करते वो जो वैल्यूज आए तुम्हारी उसको ऐड करो, तुम्हारा 0 आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका है इस चीज को देखने का, ठीक है, ओके। सो अभी तुम्हारा ये जो u है, तुम्हारा यहाँ पे डेटा t को तुम u में कन्वर्ट कर रहे हो, इस u की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई साहब, अगर तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ऑड है तो ये हो जाएगा t माइनस मिडिल टर्म वैल्यू, मिडिल का जो t वैल्यू होगा अपॉन h तुम्हारा क्लास विड्थ होता है, मतलब तुम्हारा जो क्लास का विड्थ है ना, मतलब 10 है 20 है, अरे यार ये बहुत परेशान कर रहा है, कुछ इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, रुक जाओ 1 मिनट, हाँ ये थोड़ा सा आपका अलग ही है, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ओके। तो भाई साहब जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हूँ प्लीज़ क्लैरिफाई कर लीजिए, क्योंकि आप फंसेंगे अगर नहीं कर पाएंगे तो, ठीक है। सिर्फ मुंडी मत हिलाते रहना, अगर तुमको नहीं समझ में आया तो स्टॉप एंड क्लैरिफाई, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, मतलब सिर्फ कॉमर्स वालों का ही है, सो लेट्स हैव दिस थिंग्स इन प्लेस। तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u तुम्हारा ऐसा है कि भाई साहब u के समेशन करोगे तो तुमको क्या रिजल्ट आएगा 0, ठीक है, ओके। ये u हो गया t माइनस मिडिल ऑफ t वैल्यू अपॉन h, ठीक है, वही हम कर रहे थे। देखो यहाँ पे तुम ध्यान दो, ये तुम्हारा t था माइनस मिडिल ऑफ t वैल्यू मतलब 80 एवरेज, वही तुम माइनस करते आए थे, देखो, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक एडिशनल चीज क्या है अपॉन h, ठीक है, अपॉन h, वेयर h इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव t वैल्यूज, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन, ठीक है, तो यहाँ पे u कितना हो जाएगा t माइनस मीन ऑफ टू मिडिल t वैल्यूज अपॉन h बाई 2। देखो अभी
अभी समझो 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 इस चीज़ को समझो। अगर तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6 नहीं लेते हम, चलो समझ लो यहाँ पे 10 20 15 40 45, ठीक है। मुझे बताओ इसमें मिडिल वैल्यू कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली 15 भाई साहब, इसके ऊपर 2 और इसके नीचे 2। क्लियर? ये कितने नंबर हैं भाई साहब? 5। 5 क्या होता है आपका? ऑड नंबर। ये लॉजिक लग रहा है भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, देखो यहाँ पे मिडिल ऑफ टी वैल्यू, सिंपल मिडिल ऑफ टी वैल्यू। आर वी क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारा अगर क्या है, देखो n अगर क्या है तुम्हारा ऑड है तो मिडिल ऑफ टी वैल्यू ले रहे हो। n तुम्हारा क्या है यहाँ पे ऑड है तो ऑब्वियसली इधर 2 और इधर 2 भाई साहब, ये मिडिल ऑफ टी वैल्यू हो गया, ठीक है। अगर n तुम्हारा इवन हुआ मतलब 10 है 20 है 15 है 40 है 45 है और लेट से 10 है, फिर से 20 है 30 है, चलो ठीक है। अब तुम कैसे निकालोगे भाई साहब? तो यहाँ पे 15 और 40 को ऐड करोगे, ठीक है। 15 प्लस 40 अपॉन 2 करोगे, है ना। 15 प्लस 40 अपॉन 2 करोगे, ऐसे निकालोगे, ठीक है। मतलब मिडिल वैल्यू नहीं निकालोगे, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू अपॉन 2, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3.5, तभी तो आएगा ना भाई साहब बिल्कुल बीच में। इसके ऊपर 3 वैल्यूज और इसके ऊपर 3 वैल्यूज, 3.5। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो तुम्हारा यहाँ पे n यहाँ पे अभी कितना है, बोलो n कितना है? 6, और 6 क्या है भाई साहब तुम्हारा? इवन। अगर तुम्हारा इवन होता है तो तुम्हारा मिडिल वैल्यू तुम निकाल ही नहीं सकते, है ना। तो तुम क्या करोगे भाई साहब? 3 थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू अपॉन 2, मतलब 3.5 वाला वैल्यू निकालोगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे भी वही करना है। देखो t माइनस मिडिल, अगर ये ऑड है तो, और अगर इवन है तो मीन ऑफ द 2 मिडिल वैल्यूज, मतलब क्या करोगे तुम यहाँ पे इसका मीन निकालोगे। थर्ड वैल्यू का मतलब 15 प्लस 40, मीन मतलब होता है अपॉन 2, मीन मतलब होता है एवरेज, ठीक है। एवरेज ऑफ द थर्ड एंड द फोर्थ वैल्यू, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? मिडिल ऑफ द मिडिल 2 टी वैल्यूज अपॉन h/2, तुम्हारा यहाँ पे h/2 हो जाएगा, क्योंकि तुम बीच में आ रहे हो, मतलब 2 वैल्यूज के एक वैल्यू ले रहे हो, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा देखो यहाँ पे h रहेगा और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा h, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज। तो भाई साहब इस u का डेफिनेशन एकदम से क्लियर होना चाहिए आपका, तभी जाकर आप सवाल लगा रहेंगे। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो? t माइनस मिडिल वैल्यू, t माइनस मिडिल वैल्यू अपॉन h इफ, ये हो गया h, हाँ n नहीं है, इफ n इज ऑड, ठीक है। क्लियर है? और u की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी? t माइनस एवरेज या मीन, एवरेज भी बोल सकते हैं या मीन भी बोल सकते हैं। एक्चुअली मीन मतलब क्या होता है? सम करके डिवाइड बाय 2, एवरेज या मीन ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज, एवरेज या मीन ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज अपॉन h, ठीक है, अपॉन h/2, अपॉन h/2, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? हम क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। मिडिल ऑफ 2 h वैल्यूज अपॉन h/2 वेयर h इज द डिस्टेंस। 2 नॉर्मल इक्वेशंस भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे? xt इज इक्वल टू na डैश b डैश समेशन ऑफ u x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? a डैश, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे भाई साहब, इक्वेशन ऑफ द लीनियर ट्रेंड क्या होगा? xt इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश u, ठीक है। इसको याद रखिए, ये बहुत काम की चीज़ है, ये सब आप करते करते सीख जाएंगे, ठीक है। तो सिग्मा एक्स टी भाई साहब क्या हो जाएगा? एन ए बी सिग्मा डैश, ठीक है, सिग्मा डैश टी। तो अभी देखो, अभी तक तुम क्या करते आ रहे थे? टी को लेते आ रहे थे, तो टी को तुमने किस में कन्वर्ट किया भाई साहब? यू, है ना। वी ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज ऑफ टी टू अ न्यू इक्वेशन। तो आपका एक्स टी का समेशन क्या था भाई साहब? एन ए प्लस सिग्मा बी सिग्मा टी था, ठीक है। और टी एक्स टी का कितना था भाई साहब? ए सिग्मा टी बी सिग्मा टी का स्क्वायर। उसी जगह पे तुम अभी क्या डालोगे? एक्स टी एन ए डैश हो जाएगा, ऑब्वियसली तुम्हारा कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। बी सिग्मा टी की जगह पे भाई साहब तुम्हारा क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा, क्योंकि तुमने जबरदस्ती का इसको यू में चेंज किया है। और समेशन ऑफ यू तुम्हारा हमेशा क्या होगा? 0। तो मुझे बताओ यहाँ पे तुमने क्या चेंज कर डाला है? ठीक है, अभी देखो देखो देखो, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे सिग्मा एक्स टी इज इक्वल टू एन इंटू ए, एन आपके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है, सिंपल, ओके, प्लस प्लस बी आपका कांस्टेंट है, सिग्मा टी है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, ओके। इसका तुमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया क्या? सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे एक्स टी सिग्मा एक्स टी, यहाँ पे एन तो वही रहेगी भाई साहब, ठीक है, तुम्हारा कांस्टेंट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ए डैश हो गया, ये ए का क्या हो जाएगा? ए डैश हो गया, प्लस बी डैश
है ना भाई साहब, कांस्टेंट तुम्हारा चेंज होना ही होना है, क्योंकि तुमने फंडामेंटल टी वैल्यू को चेंज कर दिया यू में, ठीक है, सिग्मा यू। मुझे बताओ यहां पे तुमको क्या करना है, यहां पे तुमको क्या करना है, समझो समझो समझो। तो मैंने तुमको बताया कि भाई साहब तुमने टी को किस में कन्वर्ट किया है, यू, सच दैट u इक्वल टू जीरो या समेशन ऑफ u इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ u इज इक्वल टू जीरो। तुम यहां पे क्या कर रहे हो, समेशन ऑफ u तो कर रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रहा है? तो ये तुम जीरो निकाल लोगे, ये जीरो निकल आया, इसकी वैल्यू तुमको मालूम होगी, है ना, इसकी वैल्यू तुमको मालूम होगी, तो तुम यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, a डैश की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? u को हम समेशन ऑफ u को जीरो क्यों निकाल रहे हैं, हमने t को इस कदर कन्वर्ट किया है कि समेशन ऑफ u तुम्हारा क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो तुम्हारा देखो यहाँ पे xt, समेशन xt क्या था, na प्लस b सिग्मा t था, तुमने t को भाई साहब किस में कन्वर्ट कर दिया, u में, जिसके वजह से तुम्हारे कांस्टेंट्स क्या हो गया, अभी a से बन गया a डैश और b से बन गया b डैश, बाकी सिग्मा xt तो वही रहेगा। तो यहाँ जो ये बना, ये सिग्मा u जो बना, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। जैसे तुम यहाँ पे जीरो की सब्स्टिट्यूशन करोगे, तुम्हारा एक ही अननोन क्वांटिटी बचेगा, दैट इज a डैश एज पर द सवाल, ठीक है। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है? इसी तरह से देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सिग्मा टी एक्स टी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, a सिग्मा t प्लस b सिग्मा t का स्क्वायर, सिग्मा t का स्क्वायर। इसको भाई साहब तुम किस में कन्वर्ट कर रहे हो, अगेन u में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, सिग्मा u, t की जगह पे u, ठीक है, x t सिग्मा u x t, दिस विल बी इक्वल टू, a की जगह पे क्या आ जाएगा, a डैश सिग्मा u, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, ओके, प्लस 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 b, और बोलो भाई साहब सिग्मा t का स्क्वायर, सिग्मा t का स्क्वायर मतलब सिग्मा u का स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? देखो सिग्मा u जीरो है, सिग्मा u स्क्वायर नहीं, समझ में आ रहा है? देखो अभी इस चीज को समझो, यहां पे तुमको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे जैसे तुमने जीरो डाला, इसकी वैल्यू तुमको मालूम होगी, और इसकी वैल्यू तुमको मतलब n की वैल्यू मालूम है, a डैश की वैल्यू मालूम नहीं है, तो a डैश की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, ये तो जीरो हो गया ना भाई साहब, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आएगा, सिग्मा एक्स टी, उसकी वैल्यू डालोगे, n की वैल्यू तुमको मालूम है, a डैश की वैल्यू निकल आई। अभी आओ इस पे भाई साहब, अभी ये जीरो नहीं है, सिग्मा u स्क्वायर जीरो नहीं है, लेकिन ये तो जीरो है, तो अभी इस टाइम पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई, u इंटू एक्स टी है, ये भी जीरो नहीं है, सिग्मा u की वैल्यू जीरो है, u इंटू एक्स टी की वैल्यू जीरो नहीं है, ध्यान रहे। देखो सिग्मा u की वैल्यू जीरो है, यहां पे क्या है, u इंटू एक्स टी है, समझो समझो, यहां पे कहां थे हम भाई साहब, वो वाला किधर गया हमारा, ये कर रहे थे ना हम, देखो ठीक है, तुम्हारा यहां पे यही था, नहीं ये नहीं था, वो जो मार्क्स वाला निकालता, हाँ यहां पे देखो, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, मतलब 80 इंटू जीरो, ये क्या हो जाएगा, जीरो, 60 इंटू माइनस 20 है ना, कितना हो जाएगा, माइनस 120, ठीक है, 90 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, 900, इसको ऐड करोगे तो ये जीरो नहीं आएगा भाई साहब, समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा क्या है, सिग्मा एक्स टी इंटू यू या यू इंटू एक्स टी, ये क्लियर है? हाँ, सिग्मा यू करोगे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन u इंटू एक्स टी करोगे तो जीरो नहीं आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? सो आपका यहाँ पे दो इक्वेशन, क्यों? क्योंकि आपके दो अननोन क्वांटिटीज हैं, और वो दो अननोन क्वांटिटीज क्या क्या है भाई साहब, a डैश और b डैश, ठीक है, समझ में आता हूं, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे तुम्हारा u स्क्वायर भी देखो जीरो नहीं होगा, u स्क्वायर का सिग्मा करोगे तो वो भी जीरो नहीं होगा, करके देख लो भाई साहब, यहाँ पे u स्क्वायर कर लो, तुम्हारा जीरो किस लिए आ रहा था, किस लिए आ रहा था, नहीं, हाँ समेशन, क्यों, लेकिन समेशन में क्यों जीरो आ रहा था, किसी का प्लस है किसी का माइनस है भाई साहब, है ना, यहाँ पे -20 है, कहाँ पे -30 है, तो इसके वजह से आ रहा था ना। जब तुम u स्क्वायर करोगे तो माइनस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो इसका मतलब तुम्हारा जीरो आएगा क्या, नहीं आएगा। तो सिग्मा u स्क्वायर तुम्हारा भाई साहब विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। आर वी गेटिंग दिस पीपल? तो अगर ये जीरो नहीं रहेगा तो ध्यान दो भाई साहब, ये वाला तुम्हारा जीरो नहीं होगा, मतलब तुम्हारा b डैश इंटू कोई वैल्यू रहेगी, ये वाली तुम्हारी वैल्यू अगेन जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तुमको जो भी वैल्यू मिलेगी सिग्मा u एक्स टी, मतलब इससे तुम्हारा क्या निकलेगा, a डैश निकल आएगा, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या निकलेगा भाई साहब,
सॉरी ए डैश बोल रहा हूँ, इससे तुम्हारा बी डैश निकल आएगा। आई एम सॉरी, ये तो जीरो हो गया भाई साहब, सॉरी आई एम सॉरी, ये तो जीरो हो गया है, तो तुम्हारा क्या निकल आएगा भाई साहब, बी डैश। और इस वाले पहले वाले इक्वेशन से क्या निकल आया तुम्हारा, ए डैश निकल आया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है भाई साहब ये, आर वी क्लियर? ठीक है, जब हम अप्लाई करेंगे तब आप और समझेंगे इसको। ठीक है, अभी ये सब फंडामेंटल्स हैं। ओके, तो आपका मूविंग एवरेज पीरियड, ठीक है, ये आपका भाई साहब क्या है, मूविंग एवरेज पीरियड। द मूविंग एवरेज पीरियड, फर्स्ट मूविंग एवरेज x1 प्लस x2 प्लस xk अपॉन k, सेकेंड मूविंग एवरेज मतलब कैसा है, देखो वैल्यूज ली हुई है आपने, x से लेकर आपने xk तक लिया हुआ है। देखो कैसा है, ऐसे सारे आपके वैल्यूज हैं, ठीक है, x1 फिर x2 फिर x3, ऐसा करते करते कहाँ तक है भाई साहब, xk तक है। तो फर्स्ट मूविंग एवरेज क्या हो जाएगा, दिस अपॉन कितना, k, ठीक है। सेकेंड मूविंग एवरेज इतना अपॉन k, ठीक है, मतलब यहाँ पे और एक मूव हो जाएगा ना, ये k प्लस 1 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? देखो 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 यहाँ पे समझो समझो समझो, ये तुमने x लिया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स से तुम्हारा ये x1 फिर x2 फिर x3, ऐसा करते करते तुम पहुँचे भाई साहब कहाँ तक, xk। तो xk के बाद क्या होगा, xk प्लस 1, इसके बाद क्या होगा बोलो, xk प्लस 2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फर्स्ट मूविंग एवरेज तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाई k। सेकेंड मूविंग एवरेज तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाई k, मतलब समेशन करना है। थर्ड मूविंग एवरेज क्या हो जाएगा बोलो, ट्राई करो, x3 प्लस नहीं, x3 प्लस x4 कहाँ तक, पहला वाला कहाँ तक आया, देखो पहला वाला फर्स्ट मूविंग एवरेज इज x1 प्लस x2 प्लस कहाँ तक गए तुम, xk अपॉन k, ठीक है। दूसरा मूविंग एवरेज कितना हुआ, x2 प्लस x3 प्लस k प्लस 1, कहाँ तक भाई साहब आपका, यहाँ पे कितना होगा, k प्लस 1 होगा। एवरेज किसको बोलते हैं हम, जैसे तुम्हारे अभी हमने किया ना, तुम्हारे 7 सब्जेक्ट्स है ना, तो मुझे बताओ x1 से लेकर xk तक कितने वैल्यूज हुए, नहीं n नहीं, अरे k है ना भाई साहब, कितने वैल्यूज हुए, k वैल्यूज हुए, अरे समझो ना, x1 x2 x3 से लेकर xk तक जा रहे हो तो कितने वैल्यूज हुए, k वैल्यूज ना भाई साहब, k वैल्यूज हुए। तो इनका एवरेज निकालोगे तो किससे डिवाइड करोगे, k से। ओके चलो, x2 से लेकर k प्लस 2 तक कितने वैल्यूज हुए, अच्छा चलो x2 से लेकर xk प्लस 1, सॉरी x2 से लेकर xk प्लस 1 तक कितने वैल्यूज हुए, हाँ xk प्लस 1 तक कितने वैल्यूज हुए, k वैल्यूज हुए ना, तो वही बोल रहा हूं मैं आपको, आपने एक घटाया ना, इधर से उड़ाया, लेकिन इधर एक ऐड भी तो कर दिया, तो तुम्हारे k वैल्यूज ही रहे ना, इसीलिए तुम यहाँ पे k से डिवाइड कर रहे हो। देखो समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर मैं बोलूँगा भाई साहब थर्ड मूविंग एवरेज कितना हो जाएगा, थर्ड मूविंग एवरेज ये कितना हो जाएगा भाई साहब, x3 प्लस x4 प्लस ये कहाँ तक गया भाई साहब, xk प्लस 3, हाँ k प्लस 2, आई एम सॉरी k प्लस 2 अपॉन k, ठीक है। यही लॉजिक अप्लाई होता है आपके कट ऑफ में। आप जब 10th देते हो और आपका फर्स्ट लिस्ट निकलता है, सेकंड लिस्ट निकलता है, थर्ड लिस्ट निकलता है, यही लॉजिक अप्लाई होता है। दिस इज द लॉजिक विच इज अप्लाई, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, दिस इज द लॉजिक विच इज अप्लाई। वी कंसिडर द नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल, देन वी कंसिडर द नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल, उनका एवरेज कितना आ रहा है तो वो हमारा कट ऑफ हो जाएगा। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया इनका एवरेज कितना आ रहा है तो वो हमारा कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, आर वी क्लियर, क्लियर क्लियर, ओके 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 ओके, ठीक है। सो थर्ड मूविंग एवरेज, ये आपके मूविंग एवरेजेस हैं, ठीक है। आपका निकलता है ना फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, हर कॉलेज में निकलता है, तो वो आपके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे डिपेंड करता है, उनका परसेंटेज पे डिपेंड करता है, उनको फट से टोटल मारेंगे अपॉन डिवाइड, वो हो गया आपका कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। दैट्स हाउ दे आर एडमिटेड, ठीक है। When k is odd, moving averages correspond to the time for which the time series is given. When k is even, moving averages, ठीक है, when k is odd, moving averages correspond to the time for which the time series is given. When k is even, moving averages correspond to the midway of two times for which the time series is given. ये मतलब ना भी समझे तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी मच एप्लीकेबल। लेकिन मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मतलब आपका डिनोमिनेटर हमेशा भाई साहब के ही रहने वाला है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू शिफ्ट होंगी, x का बन जाएगा x
2x k है, तो ये बन जाएगा x, दूसरा वाला क्या हो जाएगा ओके पीपल, थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट में हम इसको चलाएंगे। दिस इज अबाउट टाइम सीरीज, और थोड़ा सा हमने उस दिन किया था इसको। दरवाजे को बंद कर दो भाई साहब, जो भी लास्ट आएगा। ओके, टाइम सीरीज बेसिकली टाइम सीरीज होता क्या है, ठीक है। टाइम सीरीज मतलब आप जितने भी इवेंट्स हैं एक कंपनी में, जैसे मान लो आपका जैसे शेयर के प्राइस हो गए या स्टॉक के प्राइस हो गए, ठीक है, प्राइस ऑफ शेयर्स इन स्टॉक ऑफ इंडस्ट्रियल फर्म्स, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हो गया, पर कैपिटा नेशनल इनकम, ये सारी तमाम जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये तमाम वेरिएबल्स हैं, ये आपके टाइम से जुड़ी हुई है, ठीक है। दे आर बेसिकली कनेक्टेड टू टाइम, ठीक है। प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज, देयर प्रोडक्ट्स, डिमांड, ठीक है, एंड सेल्स, प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्रियल फर्म्स आर टाइम बेस्ड इवेंट्स। ये सारे आपके कितने हैं, क्या हैं भाई साहब, ऑल आर टाइम बेस्ड इवेंट्स। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस महीने, ठीक है, प्रॉफिट आपका 14% है, तो व्हेन आई एम सेइंग 14%, मतलब किस टाइम के बेसिस पे ये प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। बाय स्टडीइंग द डेटा ऑफ सच इवेंट्स इट कैन बी प्रेडिक्टेड अबाउट द नेचर ऑफ चेंजेस इन सच इवेंट्स और फिनोमिना। द डेटा कलेक्टेड ऑन सच टाइम बेस्ड इवेंट्स फॉर्म्स अ टाइम सीरीज। तो ये सारे जो डेटा कलेक्टेड होते हैं डेटा बेस्ड ऑन टाइम, ठीक है, is known as time series. The study and analysis of the time series of the events affecting the growth and development of the country play an important role, ठीक है। This reflects the economic, industrial and social development and growth of the country. एक particular time frame में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, ठीक है, वो आपके टाइम सीरीज में आता है। तो हम सारे वेरिएबल्स को, एक देश के सारे वेरिएबल्स को, एक देश का पर कैपिटा इनकम क्या है, एक देश का जीडीपी क्या है, ये सब आपके टाइम बेस्ड इवेंट्स हैं, ठीक है। This reflects the economic, industrial and social development and growth of the country. In this chapter, we will study the basic elements of time series and some statistical methods used in analysis of time series. ठीक है, तो क्या क्या एनालिसिस हैं, देखो x क्या है आपका वेरिएबल क्वांटिटी है, t क्या है आपका टाइम है, xt क्या है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट टाइम t। तो x आपका क्या है यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी है, इसको हम किसमें प्लॉट करते हैं, प्लॉटेड ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो आपका प्लॉटेड ऑन y एक्सिस, ठीक है। ये इसको हम किस में प्लॉट करते हैं भाई साहब, कोई वेरिएबल क्वांटिटी है, ये कुछ भी हो सकता है, ये जीडीपी हो सकता है, ये भाई साहब आपका प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है। सो ये x है जो वेरिएबल क्वांटिटी है, इसको हम किस में प्लॉट करते हैं, y एक्सिस में प्लॉट करते हैं, ठीक है। t टाइम को हम किस में प्लॉट करेंगे भाई साहब, दिस इज प्लॉटेड ऑन x एक्सिस, इसको हम x एक्सिस में प्लॉट करेंगे, ठीक है। xt इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट टाइम t। तो ऐसा है, देखो इस t को हमने इसमें प्लॉट किया हुआ है और x को हमने इसमें प्लॉट किया हुआ है। तो समझ लो कोई ग्राफ है ऐसे जा रहा है, लेट्स से एट अ टाइम t मतलब ये टाइम t पे इसका जो वेरिएबल का वैल्यू आया वो xt आया, दैट इज व्हाट इट मींस, ठीक है। सो xt इज बेसिकली व्हाट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट टाइम t। सेक्युलर ट्रेंड और ट्रेंड, तो इसको हम बोलते हैं भाई साहब सेक्युलर ट्रेंड और ट्रेंड। ये टाइम t पे जो हमने प्लॉट किया हुआ है, इसका एक आता है, इसको हम पढ़ेंगे सेक्युलर ट्रेंड, इसको हम बोलेंगे सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है, मतलब देखो जब हम वैल्यूज को प्लॉट करते हैं ना, समझ लो ये वैल्यूज प्लॉट की हुई है, ठीक है, कोई वैल्यू इधर है, कोई वैल्यू इधर है, कोई वैल्यू इधर है, तो एक बीच का लाइन जो है वो सबसे क्लोज होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है। ये जो बीच का लाइन होता है ये सारे वैल्यूज के बहुत क्लोज होता है। अभी हम अगर सब वैल्यूज को कनेक्ट करेंगे तो हमको एक टेढ़ा मेढ़ा लाइन मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बीच में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इन वैल्यूज के बहुत क्लोज हो, तो इसको हम बोलेंगे सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है। सीजनल वेरिएशन क्या होता है भाई साहब, सीजन के साथ वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। समझ लो जैसे अगर अभी धीरे धीरे दिसंबर महीने में ठंडियाँ बढ़ेंगी, अगर ठंडियाँ बढ़ेंगी तो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स का या हमारे आइसक्रीम का सेवन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सीजनल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन, तो आपके साइक्लिक वेरिएशंस होते हैं, मतलब कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ऐसा होता है आपका साइक्लिकल वेरिएशन, ठीक है। इररेगुलर वेरिएशन, तो ये इररेगुलर वेरिएशन होता है, मतलब इसका कोई मापदंड नहीं है, ये इररेगुलरली वेरिएट कर रहा है, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीजें हैं जिसको हम प्लॉट करते हैं। आपके दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है आपका एडिटिव मॉडल और दूसरा होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में आप xt में ये सारी चीजों को ऐड कर रहे हैं। ये tt क्या है आपका सेक्युलर ट्रेंड है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखो tt को हमने क्या लिखा था, यहाँ पे आपका सेक्युलर ट्रेंड है, ठीक है।
और क्या है भाई साहब आपका सीजनल वेरिएशन, एस टी मतलब क्या हो गया भाई साहब आपका सीजनल वेरिएशन, सी टी मतलब क्या हो गया आपका भाई साहब साइक्लिकल वेरिएशन, ये आपका साइक्लिकल वेरिएशन हो गया, ठीक है। और आई टी मतलब क्या हो गया, इरेगुलर वेरिएशन। इन सारे टाइप के वेरिएशंस को जब आप ऐड करते हैं तो आपको एक्स टी की वैल्यू मिलती है, ठीक है। सारे टाइप के वेरिएशंस, ये हो गया आपका सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है, ये हो गया आपका सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और आपका इरेगुलर वेरिएशन। इन तमाम फैक्टर्स को जब आप ऐड करते हैं तो आपको एडिटिव मॉडल में एक्स टी की वैल्यू मिल जाती है। यहां पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसका आपका होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, मतलब एक्स टी जो आपका वेरिएबल का वैल्यू है एट टाइम टी, एक्स टी इज व्हाट पीपल, एक्स टी इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट time t, value of variable at time t, this will be equal to tt, that is secular trend, secular trend, ठीक है। एस टी मतलब भाई साहब आपका हो गया सीजनल वेरिएशन, ये हो गया आपका साइक्लिकल वेरिएशन और ये हो गया भाई साहब आपका इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अ लीनियर ट्रेंड, लीनियर ट्रेंड क्या होता है बच्चा बाड़ी, लीनियर ट्रेंड होता है भाई साहब आपका समझ लो ये आपका हो गया लेट्स से एक्स और वाई एक्सिस में कोई अगर लाइन होती है जो ऐसे पास होती है, लेट्स से देयर इज अ लाइन, ये ऐसे जा रही है भाई साहब, ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इन टर्म्स को हम समझ लें, m मतलब क्या होता है आपका स्लोप, स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप होता है मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब थीटा इज बेसिकली वैल्यू ऑफ द एंगल, वैल्यू ऑफ द एंगल द लाइन मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी जैसे देखो ये वाला लाइन है, अभी ये तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, लेकिन आप अगर इसको एक्सटेंड करोगे, इफ यू हैपन टू एक्सटेंड दिस, इट इज मीटिंग समवेयर हियर, है ना, ये यहां पे कहीं पे मिल रहा है, ये अगर आपने इसको एक्सटेंड किया तो यहां पे कहीं पे मिल रहा है। अभी आप देखो दो एंगल्स ले सकते हो, कैसे दो एंगल्स, यहां पे कहीं पे मीट कर रहा है, तो ये एक एंगल हो गया थीटा और ये वाला एंगल भी तो ले सकते हो, लेट्स से ये बीटा हुआ, ठीक है, लेकिन आप ये बीटा नहीं लोगे, ये थीटा लोगे, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एक लाइन एंगल बनाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एक लाइन एंगल बनाता है उसका tan का वैल्यू होता है स्लोप। तो इसमें हो गया, ये हो गया बेसिकली m मतलब हो गया स्लोप, स्लोप मतलब हो गया भाई साहब आपका tan थीटा, थीटा मतलब theta is basically the angle the line makes with positive direction of x axis, ठीक है, ओके। ये c क्या है भाई साहब, c आपका ये देखो y में, y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट बनता है, जहां पे y एक्सिस को काट रहा है, इसको हम बोलते हैं c is basically known as y intercept, c is y intercept, ठीक है, यहां पे जो काट रहा है इसको हम बोलते हैं c। तो ये आपका किसी भी लीनियर ग्राफ का इक्वेशन है, ये आपके किसी भी लीनियर ग्राफ का इक्वेशन है। दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ अ लीनियर ग्राफ। एक लीनियर ग्राफ है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और उसका ये इक्वेशन बनता है। कोई भी ऐसा ग्राफ जो भाई साहब ऐसा कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपको दिखाए, ठीक है, उसको हम लीनियर ग्राफ में बाय एन इक्वेशन इन द फॉर्मेट ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका भाई साहब अगर यहाँ पे एक्स टी क्या हो गया, जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, एक्स टी मतलब जिसको हम वाई एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी टी, तो दिस इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बराबर है, ठीक है, एम एक्स प्लस सी के बराबर। देखो बी टी मतलब बी क्या हो जाएगा, स्लोप, ठीक है, और ए इज बेसिकली अ कांस्टेंट, तो ए और बी भाई साहब क्या हो गए आपके, कांस्टेंट्स हो गए, ए एंड बी आर कांस्टेंट्स, ठीक है, ओके। नॉर्मल इक्वेशन टू फिट द लीनियर ट्रेंड, तो आप भाई साहब सारे एक्स टी के वैल्यूज को ऐड करेंगे, n इंटू ए, नंबर ऑफ वैल्यूज इंटू ए, नंबर ऑफ वैल्यूज इंटू ए प्लस बी सिग्मा टी, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशंस, तो एक्स टी समेशन ऑफ एक्स टी विल बी इक्वल टू n टाइम्स नंबर ऑफ वैल्यूज इंटू ए प्लस बी सिग्मा टी, ठीक है, टी के वैल्यूज को ऐड करेंगे भाई साहब, ठीक है। तो इस तरह से और क्या कर सकते हैं भाई साहब, सिग्मा टी एक्स टी, सिग्मा टी एक्स टी विल बी इक्वल टू ए सिग्मा टी प्लस बी सिग्मा टी का स्क्वायर।
एक्चुअली में आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है भाई साहब, सिग्मा टी से मल्टीप्लाई कर दिया है, सिग्मा टी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सिग्मा टी से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो सिग्मा टी एक्स टी हो गया यहाँ पे, ठीक है, ए इंटू सिग्मा टी हो गया, ठीक है, बी सिग्मा टी का स्क्वायर हो गया। शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड में भाई साहब हम करते क्या है, वी ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज टी टू अ न्यू वेरिएबल यू। हम ये पूरे टी को किस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एक ऐसे वैल्यू में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं u जिसकी वैल्यू क्या हो, 0। अभी देखो इसको समझो, ठीक है, आप t को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं u में, और सिग्मा u की वैल्यू, मतलब ऐसे u के वैल्यूज को ऐड करते रहोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको ये 80 मार्क्स के पेपर हैं, ये 100 मार्क्स के पेपर हैं, चलिए ठीक है। इंग्लिश में भाई साहब मिला कुछ 70, ठीक है, लेट्स से आपको ओसी में मिला 60, और क्या है भाई साहब हिंदी, चलो हिंदी में मिला 40, ठीक है, ये आपके 100 मार्क्स के पेपर है ना। मराठी भी है नहीं, चलो आईटी है, आईटी में मिला लेट्स से 70, ठीक है, और क्या है भाई साहब आपका हाँ इको में मिला आपको लेट्स से 80, ठीक है, बीके में आपको लेट्स से मिल गया 60, और क्या है मैथ्स, चलिए भाई साहब मैथ्स में आपको लेट्स से मिल गया 70, ठीक है, ये आपके मार्क्स मिले हैं, ठीक है, ओके। इन मार्क्स को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है भाई साहब आपका, 0, 13 प्लस 6 11 12 13 17 20 28 34 34 प्लस 41 410 आ रहा है, ठीक है, 410 आ रहा है इसका, 0 0 0 0 7 प्लस 6 13 13 प्लस 4 17 17 प्लस 17 है, 13 प्लस 4 17 17 प्लस 7 कितना हो गया 24 24 प्लस 8 32 32 प्लस 6 38 38 प्लस 7 8 प्लस 7 15 3 प्लस 1 4 450, चलिए 450 आ गया, ठीक है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है ना, हम कुछ और 40 मार्क्स बढ़ा देते हैं इसमें, तो लेट्स से यहाँ पे हमने 90 कर दिया, और 20 मार्क्स बढ़ गए, इधर 80 कर दिया, इधर 50 कर दिया, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 490 हो गया, ठीक है। लेट्स से आपका हो गया भाई साहब 490, ठीक है, 40 मार्क्स बढ़ा दिए 490, 7 सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ओके। एवरेज कितना आ जाएगा आपका बोलो, 490, और ये हो गया आपका 7 7 7 जा 49, तो 70% आपका एवरेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे समेशन कर रहे हो सारे सब्जेक्ट्स का, तो कितना आ रहा है तुम्हारा 490। अभी देखो कैसे मैं इसको एक ऐसे चीज में ट्रांसफॉर्म करूंगा, लेट्स से u, ठीक है, कि आपका समेशन ऑफ u कितना आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। इसी डेटा को मैं एक ऐसे डेटा में ट्रांसफर करूंगा जहां पे समेशन इसका क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अभी अपन ले लेते हैं 70, ठीक है, 70 हो गया आपका एवरेज, सबको 70 से माइनस करते, तो आपका लेट्स से मैंने एवरेज की जगह पे लिखा इसको, लेट्स से आपका एवरेज है ना, ये एवरेज ए लिखा मैंने, एवरेज ए कितना आ गया 70, और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है s, ठीक है, माइनस एवरेज, s माइनस एवरेज, ठीक है। तो ये तो भाई साहब आपका क्या हो गया, s का वैल्यू हो गया, u की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, s, लेट्स से ये s का वैल्यू हो गया, u का वैल्यू क्या हो गया, s माइनस a, 70 माइनस 70 कितना हो गया 0, 60 माइनस 70 कितना हो गया बोलो -10, 50 माइनस 70 कितना हो गया -20, 80 माइनस 70 कितना आ गया बोलो 10, 80 माइनस 70 कितना आ गया 10, 60 माइनस 70 ये हो गया -10, 90 माइनस 70 ये कितना आ गया भाई साहब 20, ठीक है। तो अभी आप इसको ऐड कर लो भाई साहब, ठीक है, ये 20 और ये -20 कैंसिल, ये -10 और ये +10 कैंसिल, ये 10 और ये -10 कैंसिल, कितना आ जाएगा बोलो 0। तो आपने यहाँ पे अगर समेशन ऑफ u करेंगे तो कितना आ गया आपका, देखो 0। इस डेटा को जिसका समेशन कितना आ रहा था 490, मैंने एक ऐसे डेटा में कन्वर्ट कर दिया जिसका समेशन क्या आ रहा है 0, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हो रही है, देखो आपको वही चीज करनी है, वी ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज ऑफ t की वैल्यू को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं टू अ न्यू वेरिएबल u सच दैट समेशन ऑफ u गिव्स यू 0। क्या ये समझ में आ रहा है क्या करना है आपको, ठीक है, ओके। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द टाइम सीरीज n इज एन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर है तो हम u की वैल्यू कैसे लेंगे भाई साहब,
टी माइनस मिड टी वैल्यू अपॉन एच, ठीक है, टी माइनस मिड टी वैल्यू अपॉन एच। एच होता है आपका क्लास बिट, ठीक है, वेयर एच इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव वैल्यूज, ठीक है। अभी हम आते हैं द नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ये क्या हुआ भाई साहब आपका ऑड हुआ तो, ठीक है, अगर यू आपका इवन हुआ, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ टाइम एन तो आपका भाई साहब यहां पे इफ द नंबर ऑफ टर्म्स एन अगर आपका क्या हो गया भाई साहब ऑड, तो आपका u क्या हो जाएगा t माइनस मिड टी वैल्यू अपॉन h। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके हो गए इवन, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन तो u इज इक्वल टू t माइनस मिड ऑफ मीन ऑफ टू मिडिल टी वैल्यूज, ठीक है, मीन ऑफ मिडिल टी वैल्यूज, ठीक है, मिडिल टी वैल्यूज अपॉन h बाई 2, h इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर n नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, n क्या है भाई साहब आपका टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, तो यही n अगर आपका भाई साहब क्या है इवन है, अगर ये n आपका इवन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, अगर n आपका इवन है तो हम u को कैसे फाइंड करेंगे, u विल बी इक्वल टू t माइनस मिडिल t वैल्यू अपॉन h, ठीक है, और वही n अगर आपका सॉरी ये आपका ऑड है, दिस इज बेसिकली ऑड है ये, ठीक है, और ये हो गया भाई साहब इवन। अगर इवन है तो u कितना हो जाएगा t माइनस मीन ऑफ टू मिडिल टी वैल्यूज, मीन ऑफ मिडिल टी वैल्यूज अपॉन h बाई 2, ठीक है। अभी समझो जैसे अगर मैंने यहाँ पे सॉरी क्या हो गया भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लिया है हमने, ठीक है, इसकी वैल्यूज ले रहे हैं हम, ठीक है, ओके। तो समझो भाई साहब यहाँ पे आपका दिया हुआ है 10 से लेकर 20, ये हो गया भाई साहब 5, 20 से लेकर 30 ये हो गया लेट्स से 7, 30 से लेकर 40 ये हो गया लेट्स से 4, 40 से लेकर 50 ये हो गया लेट्स से 5, ठीक है। इन सारे वैल्यूज में आपको u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कितने वैल्यूज हैं आपके, n की वैल्यू क्या है 4, 4 क्या होता है ऑड या इवन, इवन, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे भाई साहब, अगर आपको u की वैल्यू निकालनी रहेगी तो t, ठीक है, t मतलब ये टोटल करेंगे आप कितना जो भी है 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 5 21, ठीक है। चलो t की वैल्यू ले लिया आपने 21, इवन है, मीन ऑफ द मिडिल टू वैल्यूज, मीन ऑफ द मिडिल टू वैल्यूज मतलब ये आपके दो मिडिल वैल्यूज हो गए, है ना भाई साहब, ये आपके दो मिडिल वैल्यूज हो गए 7 प्लस 4 11, 11 अपॉन 2 5.5, ठीक है। मीन ऑफ द मिडिल टू वैल्यूज दैट इज 5.5 अपॉन h बाई 2 करोगे, h तुम्हारा कितना यहाँ पे 10 का है, 10 का h है, 10 का h है मतलब ये जो क्लास इंटरवल है 10 का h है, तो 10 बाई 2 दैट इज 5, ये आ जाएगी तुम्हारी u की वैल्यू, ठीक है। अगर अभी समझ लो मैंने एक और वैल्यू ले लिया यहाँ पे 50 to 60 और यहाँ पे ले लिया भाई साहब 7, ठीक है। अभी क्या करोगे भाई साहब अभी तुम्हारी u की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी तुम क्या ले रहे हो यहाँ पे ऑड मतलब पहले आप t की वैल्यू ले लो, कितनी आ गई 21 और 7 28 हो गया, टोटल अभी 28 हो गया ना भाई साहब, ठीक है 28। यहाँ पे तुम्हारा 1 2 1 2, तो ये तुम्हारी मिडिल वैल्यू हो गई क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारी कितना हो गया भाई साहब -4 अपॉन h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 10, ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से हम करेंगे, समझ में आ रहा है। मिडिल वैल्यू अगर आपका भाई साहब n आपका ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीन मिडिल ऑफ द टीएथ वैल्यू अपॉन h, और अगर आपका भाई साहब मिडिल वैल्यू मीन ऑफ टू मिडिल वैल्यू अपॉन h बाई 2, ठीक है। We transform the values of two
टू अ न्यू वेरिएबल u सच दैट समेशन ऑफ u क्या हो जाएगा भाई साहब, 0. If the number of terms of the time series n is an odd number, then u is equal to t minus middle t value upon h. If the number of terms of time series n is an even number, then u is equal to t minus middle of the two middle values upon h by 2. h is distance between any two consecutive values. ठीक है, तो आपका xt का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, n a डैश प्लस b डैश समेशन ऑफ u. ठीक है, u एक्स टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a डैश समेशन u प्लस b डैश समेशन u का स्क्वायर. ठीक है, द इक्वेशन ऑफ द लीनियर ट्रेंड कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, एक्स टी का वैल्यू a डैश प्लस b डैश u, a डैश प्लस b डैश u. ठीक है, ओके, मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस. ठीक है, मूविंग एवरेज यही मेथड आपका भाई साहब कट ऑफ में लगता है. ठीक है, आप जब स्कूल या कॉलेज में 10th पास आउट करते हैं तो आप कैसे करते हैं, कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं. लेट्स से, ठीक है, तो जैसे समझो भाई साहब आपने एक कॉलेज है ए, एक कॉलेज है बी और एक कॉलेज है सी, इन सब में अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, ओके, तो अभी क्या होगा, जितने भी लोगों ने कॉलेज ए में अप्लाई किया रहेगा उनके एवरेज मार्क्स लिए जाएंगे, एवरेज मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अप्लाइड. ठीक है, तो अभी समझ लो बी में भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया रहेगा, कुछ लोगों ने सी में अप्लाई किया रहेगा. ठीक है, जिनका ए में हो गया है वो बी में नहीं जाएंगे, जिनका ए में हो गया है वो बी में नहीं जाएंगे. तो अभी क्या होगा, या समझ लो ऐसा कर लो, ऐसा कर लो. ठीक है, चलो, तो जो जिनका ए में हो गया वो बी में नहीं जाएंगे, तो अभी क्या होगा, वो एवरेज उतने लोगों को निकाल देंगे और इतने लोगों को आगे शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है. या आप देखो फर्स्ट लिस्ट निकलता है, सेकंड लिस्ट निकलता है, थर्ड लिस्ट निकलता है, ये भी उसी चीज से चलता है. फर्स्ट लिस्ट में इतने बच्चे थे, उनका एवरेज निकाला गया, कट ऑफ. ठीक है, अभी ये चला गया अभी बाकी के बच्चे सेकंड लिस्ट में आ रहे हैं तो उनका भाई साहब वहां से कट ऑफ. तो जैसे समझो कोई डेटा लिया हुआ है मैंने, डेटा में ये x1 मार्क्स है, x2, ऐसा करते करते भाई साहब xk तक है, इतने स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, x1 x2 ऐसा करते करते xk तक स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, इसके आगे भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेरे पास फिलहाल k सीट्स हैं. ठीक है, मेरे पास फिलहाल k सीट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 ऐसा करते करते कहां तक जाएंगे, प्लस xk तक अपॉन k से हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, फर्स्ट मूविंग एवरेज, जिसको हम फर्स्ट लिस्ट भी बोलेंगे. ठीक है, अभी लेट्स से सारे के सारे बच्चे क्या अप्लाई करेंगे, या मतलब इसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे, शायद नहीं. किसी ने भाई साहब करियर ही चेंज कर लिया, किसी ने भाई साहब ऑप्ट आउट करके डिप्लोमा ले लिया, या किसी ने कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिया, या कोई रीलोकेट कर गया, दूसरे शहर में चला गया. तो इसका मतलब ये तो मेरा एवरेज था, मेरा कट ऑफ था, लेकिन अभी चेंजेस आएंगे इसमें. तो अभी हम क्या करेंगे, समझ लो ये x1 जो बच्चा था ये निकल गया. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसका गिनती कहां से चालू करेंगे भाई साहब, यहां से चालू करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x2 प्लस x3 प्लस कहां तक जाएंगे भाई साहब, अभी देखो एक, इसका मतलब एक और को हम इंक्लूड करेंगे ना. मेरे पास कितनी सीट्स थे, k सीट्स थी, उसमें से एक बच्चा निकल गया, तो अभी मैं कौन से रैंक पे जाऊंगा, इसके बाद वाला जिसने अप्लाई करके रखा होगा उसके पास तक जाना पड़ेगा मुझे. तो क्या करूंगा भाई, xk प्लस 1 वाले को भी मैं ले लूंगा. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास क्वांटिटी कितनी हुई, k ना भाई साहब, एक निकला एक ऐड हुआ तो वही रहा k. ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड मूविंग एवरेज. क्लियर है, समझ में आ रहा है ये. अभी समझ लो भाई साहब x1 और x2 दोनों भी निकल गए, दोनों ने ही नहीं अप्लाई किया, तो आप कहां से गिनती तुम्हारी चालू होगी, x3 से चालू होगी. तो थर्ड मूविंग एवरेज कितनी हो जाएगी बोलो, x3 प्लस x4 ऐसा करते करते कहां तक जाओगे, xk प्लस 2 तक. ठीक है, अपॉन k, ये हो गया तुम्हारा थर्ड मूविंग एवरेज. मतलब हर बार तुम पहले वाले को निकालते जा रहे हो, पहले वाले को निकालते जा रहे हो. तो फर्स्ट मूविंग एवरेज विल बी x1 प्लस x2 प्लस xk अपॉन k. सेकेंड मूविंग एवरेज देखो यहां से चालू हुआ तो इससे एक आगे जाएगा, x2 प्लस xk प्लस 1. ठीक है, थर्ड मूविंग एवरेज x3 प्लस x4 प्लस xk प्लस 2 अपॉन k. इसको ऐसे ही समझो कि आपका हर बार जो भी एवरेज आ रहा है उसमें से पहला वाला बच्चा निकलता जा रहा है. तो पहला वाला बच्चा अगर निकलता जाएगा तो ऑब्वियसली एक आगे शिफ्ट हो जाएगा वो. ठीक है, जो आपका xk के बाद जिसने अप्लाई करके रखा होगा वो आ जाएगा, है ना. समझ में आ रहा है, कॉलेज अपना सीट क्यों होगी उसको इंक्लूड कर लेगी. ठीक है, व्हेन k इज ऑड मूविंग एवरेजेस कॉरेस्पॉन्ड टू द टाइम फॉर व्हिच टाइम सीरीज इज गिवन.
ठीक है। व्हेन k इज इवन मूविंग एवरेजेस कॉरेस्पॉन्ड टू द मिडवे, ठीक है, ऑफ 2 टाइम्स फॉर विच टाइम सीरीज इज गिवन, 2 यूनिट मूविंग एवरेजेस कॉरेस्पॉन्ड टू द टाइम पीरियड गिवन। तो हम ये सारे कैलकुलेशंस देखेंगे कैसे अप्लाई होते हैं भाई साहब। ओके, सो लेट्स कम टू भाई साहब टाइम सीरीज। थोड़ा सा आपका ये बोरिंग है, बोरिंग बोलेंगे तो मतलब ये सिर्फ डेफिनेशंस हैं, कैसे ये मैथ्स में अप्लाई होते हैं वी विल सी दिस, ठीक है। टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन वेरिएबल। कोई एक वेरिएबल है, जीडीपी ले लिया आपने, पर कैपिटा इनकम ले लिया, मार्केटिंग ले ली, पब्लिसिटी ले ली, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ले लिया, ये सारे तमाम चीज़ें जो बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, वो सारी तमाम चीज़ें, प्रॉफिटेबिलिटी ले ली, ये सारी तमाम चीज़ें टाइम के साथ जुड़ी हुई हैं भाई साहब, ठीक है। जैसे क्या आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से धंधा, कोई भी धंधा कोरोना के टाइम पे चल रहा होगा, उसी तरह से धंधा अभी भी चल रहा है। ज़मीन आसमान का फर्क होगा भाई साहब, ठीक है। आपकी समझ लो गारमेंट की शॉप है, वो तो बंद पड़ी होगी ना कोरोना के टाइम पे, अभी भाई साहब रमारम चल रहा होगा आपका, ठीक है। तो क्या आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, एक टाइम सीरीज अलग है, दूसरा टाइम सीरीज अलग है, दोनों के सेल्स को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग ट्रेंड पे हो रहा। अभी समझो जैसे एक महीना आता है जिसको हम हिंदू माइथोलॉजी में पितृपक्ष का महीना बोलते हैं, मतलब ज़्यादा उसमें कुछ हम करते नहीं हैं, ठीक है। उस टाइम पे जो सेल्स हो रहा होगा किसी गारमेंट के शॉप में, या अभी जो दिवाली का माहौल है या वैसा फेस्टिव ओकेजन है, उस टाइम पे जो गारमेंट का सेल हो रहा होगा, क्या दोनों कंपेरेबल होंगे? एक ऐसे महीने की बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग नए कपड़े खरीदते नहीं हैं ज़्यादा करके एज पर देयर माइथोलॉजी और ट्रेंड, ठीक है। और एक ऐसे महीने की बात कर रहे हैं जो फेस्टिव ओकेजन है, तो क्या दोनों में भाई साहब आपके सेल्स सेम होंगे? नहीं होंगे। तो आपको भाई साहब उसी तरह से एनालाइज करना पड़ेगा। जब मेरे सेल्स नहीं है तो मैं क्या करूं, डिस्काउंट दूं या कुछ ऑफर्स दूं ताकि लोग अट्रैक्ट हों। जब आ ही रहे हैं तब क्या देने की जरूरत है, तब तो आएंगे ही, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइम के साथ चीजों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड ऑन अ वेरिएबल at regular time intervals over a specified period of time. The statistical data collected at successive intervals of time is referred to as time series, ठीक है। तो ये जो statistical data हम collect करते हैं successive intervals of time is referred to as time series। तो एक के बाद एक जो successive intervals of time होते हैं उसमें जो हम data collect करते हैं उसको हम बोलते हैं time series, ठीक है। A time series consists of data arranged chronologically। chronologically मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। आप ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब, 0 से 10 आपने अचीव किया, 10 से 20, ठीक है, फिर आपने अचानक से डाल दिया 40 to 50, फिर आप भाई साहब आ रहे हैं अभी 20 to 30। ये क्रोनोलॉजिकल डेटा नहीं है भाई साहब। यू आर नॉट अरेंजिंग इट इन अ क्रोनोलॉजिकल फैशन। तो आपका यहाँ पे ये वाला इधर होना चाहिए था, ठीक है, इधर होना चाहिए था। उसके बाद आएगा 30 to 40, उसके बाद आएगा 40 to 50। तो क्रोनोलॉजिकल मीन्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। अ सेट ऑफ वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन टाइम इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। तो कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज जो टाइम पे डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम सीरीज। क्लियर है? एग्जांपल्स ऑफ टाइम सीरीज, ईयरली प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी जिसकी ईयरली प्रोडक्शन होती है, ठीक है, एनी कमोडिटी विच इज प्रोड्यूस्ड ईयरली इज नोन एज वीकली प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। वीकली प्राइस कितना है? मंथली सेल्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ईयरली अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ शेयर, ईयरली जीडीपी ऑफ अ कंट्री। सारी चीजें जो हैं टाइम के साथ कंपेयर होती हैं, टाइम के साथ भाई साहब इनका मूल्यांकन होता है, ठीक है। all of these things are basically compared with time, okay। Time series analysis involves the use of statistical methods to extract meaningful statistics from the time series and understand important characteristics of the observed data, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस यूजफुलनेस क्या है भाई साहब, इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ चेंजेस इन द वेरिएबल ओवर द टाइम। तो जो जिस वेरिएबल की, ठीक है, जिस वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, जिस भी वेरिएबल की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ चेंजेस इन द वेरिएबल। तो वेरिएबल में जो चेंजेस आए हैं वो टाइम के साथ कैसे आए हैं, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की बात कर रहे हैं, जीडीपी की हो गई, पर कैपिटा इनकम की हो गई, आपके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की हो गई, सेल्स की हो गई, प्रोडक्शन कॉस्ट की हो गई, ये सारी तमाम चीज़ें उनका टाइम के साथ कैसे वेरिएशन हुआ है, हाउ हैज़ इट वेरीड विद द टाइम। टाइम सीरीज एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, interpreting the evaluating chronological variations in the past in time series. It helps us to make reliable predictions in the future। तो अगर हम देख रहे हैं कि भाई साहब मेरी एक कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी है और ऑब्वियस सी बात है कि दिसंबर महीने में मेरे सेल्स नहीं होते हैं, तो शुड आई वेंचर इनटू समथिंग एल्स ड्यूरिंग दोज मंथ्स? क्या मैं कुछ और प्रोडक्शन कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो भाई साहब अपने लेबर का कॉस्ट देना ही पड़ेगा।
रेंट का कॉस्ट देना ही पड़ेगा, तो शुड आई वेंचर इनटू समथिंग एल्स। अभी मैं भाई साहब लोगों को पकड़ के भाई साहब कोको कोला तो नहीं पिला सकता ना, ठंडी का मौसम है भाई साहब, तो नहीं पी रहे हैं वो वाजिब सी बात है, नेचुरल है। कोई बहुत बड़ा पागल ही होगा तो उसको भाई साहब ठंडी में भी ठंडी चाहिए रहेगा। अदरवाइज नॉर्मली, और व्हेन पीपल आर ड्रिंकिंग बेसिकली मे बी दे आर यूजिंग कोको कोला, बट नॉर्मली जिस तरह से लोग कोको कोला पी रहे होंगे या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होंगे वैसे तो नहीं पियेंगे, तो मुझे कुछ और वेंचर करना पड़ेगा। अगर मैं एक फार्मर हूँ जैसे, तो फार्मर में क्रॉप्स में एक पैटर्न होता है भाई साहब, ये सीजन में ये क्रॉप होता है, ये सीजन में ये क्रॉप होता है। मैं भाई साहब एक सीजन में दूसरे क्रॉप को अगर कल्टीवेट करने जाऊं तो मेरा पूरा का पूरा घाटा ही हो जाएगा, है ना। सो सीजनल ट्रेंड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको भाई साहब टाइम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अभी आपका टाइम है पढ़ने का, अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, यही बैकफायर आएगा, है ना। सो टाइम के हिसाब से अगर हम चीज़ों को नहीं करेंगे सो दे विल ऑलवेज बैकफायर। आपका भाई साहब फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी ही नहीं, किसी भी करियर में ले लो, किसी भी भाई साहब आपके ट्रेड में ले लो, किसी भी बिजनेस में ले लो। सो टाइम हैज़ अ वेरी क्रूशियल रोल टू प्ले। यूजेस ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस इज टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड एक्सेस chronological change in value of variable in the past so that reliable predictions can be made about, ये तो हो गया ना भाई साहब। past behavior, time series analysis enables us to describe the past behavior of the variable under consideration, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई साहब पिछले साल मेरे कोको कोला कंपनी में इस टाइम पे दिसंबर के महीने पे सेल्स ठप थी, तो इस महीने भी इस साल भी वही होंगी। लोगों का नेचर तो अचानक चेंज नहीं हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। हाँ, अगर भाई साहब सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं हुआ, गर्मी हुआ तो अलग बात है, ठीक है। So time series analysis enables us to describe the past behavior of the variable under consideration. तो जिस वेरिएबल को हम कंसिडर कर रहे हैं उसका पास्ट बिहेवियर क्या रहा है। This knowledge is useful in understanding various forces which are responsible for the fluctuations in the values of the variable over the passage of time. तो क्या क्या चीज़ों की वजह से फ्लक्चुएशंस हुए हैं, क्या क्या चीज़ों की वजह से भाई साहब आपके फ्लक्चुएशंस हुए हैं, ठीक है। What are the various forces because of which there has been fluctuations in the values of variable over the passage of time. टाइम के साथ भाई साहब इन चीज़ों में क्या फ़र्क आया है, ठीक है। Forecasting, the past behavior of the data is projected into the future behavior in order to forecast the changes that are likely to occur in future. The past behavior of the data is projected into the future behavior. तो past behavior जो हुआ है इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। In order to forecast the changes that are likely to occur in the future, ठीक है। तो अगर मतलब देखो भाई साहब यही होने वाला है, हर साल दिसंबर में मैं एक कोको कोला कंपनी या कोई मेरा कोल्ड ड्रिंक्स का कंपनी है उसके सेल्स ठप होने वाले हैं। किसी भी साल दिसंबर में भाई साहब अचानक भयानक में सेल्स शूट अप नहीं होंगे, ठीक है, until and unless I make a different product altogether, ठीक है। अगर मैं ऐसा भाई कोला छोड़कर कॉफ़ी बेचने लगूँ तो मेरे सेल्स ऊपर होंगे, ठीक है। ओके, टू फोरकास्ट द चेंजेस दैट आर लाइकली टू अकर इन द फ्यूचर इन इकोनॉमिक और बिजनेस फिनोमेना, सच फोरकास्टिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द इन्वेंट्री, सेल्स, परचेजेस, सारी चीज़ों पे। भाई साहब टाइम के साथ आपका प्रोडक्ट मार्केट में किस तरह से खड़ा होगा, अगर ये आपको नहीं मालूम है तो आप भाई साहब घाटे का सौदा कर रहे हैं, है ना। चाहे आप फार्मर हो, चाहे बहुत बड़े अरबपति हो, जो कुछ भी हो, अगर आपको बिजनेस करना है तो यू शुड पे ड्यू रिगार्ड्स टू टाइम। टाइम के साथ आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट इस टाइम पे ही सेल हो सकता है तो हम उसको मार्केट में उसी टाइम पे ही उतार सकते हैं, उसके पहले या उसके बाद में नहीं, ठीक है। ओके, सो आपकी इन्वेंट्री मतलब समझते हैं ना, जैसे समझ लो अगर आपका गारमेंट का शॉप है तो जितने भी क्लॉथ्स आपके होंगे, जीन्स, टॉप्स जो भी हैं, वो सारे आपकी हो गई इन्वेंट्री, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। दिस इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब जो गुड्स हैं आपके पास, जैसे समझ लो आपका कोई बैंक है तो जितने भी आपके बैंक के अकाउंट्स हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे आपके इन्वेंट्री, ठीक है। सेल्स, परचेस एक्सेट्रा। इवैल्यूएटिंग टाइम सीरीज एनालिसिस इज यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस in comparison with predetermined targets. For example, the achievement of 5-year plans are evaluated by determining the annual rate of growth in the gross national product. तो आपका GNP होता है। हमारे देश में पहले 5-year plans हुआ करते थे, ठीक है। गवर्नमेंट ने देखा कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है या हम ना मतलब ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने 5-year plans लॉन्च किए। तो इन 5 सालों में जैसे समझ लो पहले इंडस्ट्री को टारगेट किया गया,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को टारगेट किया गया, फिर भाई साहब एजुकेशन को टारगेट किया गया। तो ऐसे ना चीज़ों को टारगेट किया गया था, और टारगेट किए जाने से मतलब 5 साल बाद हमको इतना अचीव करना है, ठीक है, 5 सालों के अंदर हमको इतना अचीव करना है। इतना अचीव करने के लिए हम क्या क्या रेडिकल चेंजेस लाएंगे। तो ये 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे, ठीक है। गवर्नमेंट यूज टू लॉन्च, अभी तो नहीं चलता ये, अभी तो ईयरली प्लानर हो गए, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स ऐसे लॉन्च हुआ करते थे। कभी किसी 5 साल में कभी ट्रांसपोर्ट को टारगेट किया गया, कभी भाई साहब आपके रोड्स को टारगेट किया गया, कभी रेलवेज को टारगेट किया गया, कभी भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को टारगेट किया गया। ऐसे अलग अलग टारगेट्स ओरिएंटेड आपके प्लान्स हुआ करते थे, ठीक है। तो ये भी आपका टाइम सीरीज पे ही माप रहे हैं ना भाई साहब। आपने टारगेट किया रेलवेज को, तो आप देखोगे ना कि 5 साल में रेलवेज का कितना डेवलपमेंट हुआ। मैंने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया रेलवेज में, उसके हिसाब से रेलवेज में कितना डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। सो इवैल्यूएटिंग दिस टाइम सीरीज इज यूजफुल इन इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन विद प्री डिटरमिन्ड टारगेट्स, ठीक है। तो आप भाई साहब क्या करते हो, 5 ईयर प्लान में पहले से टारगेट दे के रखते हो, ठीक है, और फिर आप इवैल्यूएट करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अचीवमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान आर इवैल्यूएटेड। अब जैसे आप भी टाइम सीरीज में चल रहे हो, आपका 12th का जो साल है उसकी पढ़ाई आपको कितने दिन में कंप्लीट करनी है, 1 साल में, 2 साल में नहीं, 12th की पढ़ाई में बोल रहा हूँ। तो आपको अगले साल मतलब ये साल में बोर्ड देना है, तो मतलब ये साल ही आपके पास है। ऐसा नहीं है कि ये जो कोर्स है वो 2 साल में स्प्लिट होकर आया आपको, है ना। इट हैज टू बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर इटसेल्फ। तो आप भी भाई साहब टाइम सीरीज में चल रहे हैं, ठीक है। ग्रोथ इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दिस इज मेड पॉसिबल बाय एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज ऑफ द रेलेवेंट वेरिएबल। कंपैरिजन, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ 2 और मोर टाइम सीरीज। तो आपका भाई साहब एक प्रोडक्ट है, उसका टाइम सीरीज के साथ ये चल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट है उसी टाइम सीरीज के साथ ये चल रहा है, तो आप एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन over the last 20 years may be compared with the population of the same sequence of years. Prices of gold and silver, prices of shares may be compared over the last 10 years period. तो अलग अलग वेरिएबल्स को आप उठा सकते हैं और उसी टाइम फ्रेम में उनका भाई साहब क्या क्या हर्ष हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टाइम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। Components. A critical study of the time series reveals that the changes in the values of variable under consideration are not always haphazard. मतलब ऐसा नहीं है कि इधर गया फिर इधर आया फिर इधर आया, ऐसा हैपजर्ड नहीं है, ठीक है। बड़े ही आराम से ऊपर जा रहा है या बड़े ही आराम से नीचे उतर रहा है, ठीक है। नॉट ऑलवेज हैपजर्ड, ठीक है, हर समय भाई साहब हैपजर्ड नहीं होता है। अ पार्ट ऑफ द चेंजेस अकाउंटेड फॉर दिस इज द सिस्टमैटिक पैटर्न एंड रिमेनिंग इज इरेगुलर। तो ज्यादा करके आप देखोगे कि डेटा जब आप देखते हो किसी टाइम के कंपैरिजन में, तो आपको एक सिस्टमैटिक इंक्रीज या सिस्टमैटिकली डिक्रीज होता हुआ डेटा दिखेगा। ऐसा नहीं कि भाई साहब ये इंक्रीज हुआ ये टप से डिक्रीज हुआ, तो ऐसा नहीं दिखेगा आपको। नींद आ रही है तुमको, सुबह आओ शाम आओ, नींद भाई साहब, ओके। अ पार्ट ऑफ द चेंजेस अकाउंटेड फॉर दिस इन द सिस्टमैटिक पैटर्न एंड द रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, इरेगुलर होगा, ठीक है। रिमेनिंग इरेगुलर होगा, लेकिन ज्यादा करके डेटा आपका सिस्टमैटिक होगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। दिस सिस्टमैटिक पार्ट ऑफ द टाइम सीरीज मे बी यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब क्या होती है, आप इस अप्रोच को देखकर आगे बोल सकते हैं कि इस महीने में मेरा कितना सेल्स होगा, अगले साल के इस महीने में लगभग औसताना इतना ही सेल्स होगा, ठीक है। द सिस्टमैटिक पार्ट ऑफ द वेरिएशंस और फ्लक्चुएशंस ऑफ टाइम सीरीज मे बी रेफर्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ अ टाइम सीरीज। जो इरेगुलर पार्ट है उसको आप टाइम सीरीज में कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, लेकिन जो रेगुलर पार्ट है, जो सिस्टमैटिक पार्ट है, उसको आप उठाकर टाइम सीरीज के साथ कंपेयर करके अपने चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज। क्या क्या है भाई साहब, 4 कंपोनेंट आपके। सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं। सेक्युलर ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज इज द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द सीरीज which can be either positive or negative depending on whether time series exhibits an increasing or decreasing long term pattern, smooth, regular and long term movement of the time series। मतलब कैसा है, ऐसा जाता रहेगा, इंक्रीजिंग या भाई साहब डिक्रीजिंग होगा, इसको हम बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड। मतलब कैसा है, देखो आपने कोई ग्राफ बनाया है, ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे हैं, एक वैल्यू दूसरा वैल्यू यहाँ पे, तीसरा वैल्यू लेट्स से यहाँ पे, चौथा वैल्यू यहाँ पे, पांचवा वैल्यू यहाँ पे। तो आपने भाई साहब ये लाइन बना दिया, ये जो लाइन आपने बनाया है ये सारे वैल्यूज के क्लोज है, तो इसको हम बोलेंगे सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है। सो इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ऐसा नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। द सेक्युलर ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज is the long term pattern of the series which can be either positive or negative depending on whether the time series exhibits an increasing
or a decreasing long term pattern. It is smooth, regular and long term movement of the time series. Smooth भी है, regular भी है, long term movement भी है. It is also simply known as trend. इसको हम trend भी बोलेंगे. The concept of the trend does not include short term oscillations but rather the steady changes over a long period of time. तो short term oscillations को include नहीं करता ये, ठीक है. शॉर्ट टर्म जो ऑसिलेशन होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन लॉन्ग, ठीक है. स्टडी ऑफ ट्रेंड हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स ऑफ टाइम सीरीज फॉर सम वैल्यू ऑफ टाइम एंड कंपेयरिंग टू और मोर सेट्स ऑफ टाइम सीरीज डेटा. इट मे बी नोटेड दैट द ट्रेंड मे बी लीनियर और नॉन लीनियर इन नेचर. हो सकता है कि नॉन लीनियर हो, ऐसे जा रहा हो, ठीक है, सेक्युलर ट्रेंड है, और ज़्यादा करके लीनियर भी हो सकता है. इट कैन बी लीनियर एज वेल, ठीक है. तो ये आपका हो गया भाई साहब सेक्युलर ट्रेंड. तो एग्जाम्पल्स ऑफ अपवर्ड ट्रेंड, किन किन डेटा में ज़्यादा करके आपको अपवर्ड ट्रेंड मिलेगा. ईयरली पॉपुलेशन, ये हमारा इंक्रीज होता है भाई साहब. ईयरली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये ज़्यादा करके आपको इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा क्योंकि हम ज़्यादा करके फर्टिलाइजर्स या चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं. ईयरली प्राइस इंडेक्स नंबर, ईयरली प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ये सब आपको इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा. एग्जाम्पल्स ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड, जो हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाएंगे. कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भाई साहब डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों दिखाएंगे भाई साहब. एक मोबाइल पहले आता था, मालूम है कितने का, 40-50 हज़ार का मोबाइल आता था जब लॉन्च हुआ था मोबाइल, ठीक है. रिलायंस का एक डब्बा वाला फ़ोन, मालूम नहीं आपने देखा है कि नहीं, एकदम जब पहले लॉन्च हुआ था, स्मार्टफोन नहीं था वो, ठीक है. उसका भाई साहब कॉस्ट 50,000 के ऊपर था, वो EMI में लोग पे करते थे, इतना ज़्यादा वैल्यू था. आज की तारीख में भाई साहब स्मार्टफोन आपको 6,000 से स्टार्टिंग है. क्या हो गया है इसके दरमियान, आप देखो, जब मोबाइल लॉन्च हुआ था तब इनकमिंग कॉल के लिए आपको पर सेकंड 2 रुपये देना पड़ता था. इनकमिंग कॉल, किसी का कॉल आ रहा है, वो कॉल अगर आपने आंसर कर दिया तो उसके लिए 2 रुपये कटेंगे. आज की तारीख में भाई साहब 250-300 रुपये में आप पूरा महीना विद इंटरनेट यूजेज चला सकते हैं. क्लियर, ठीक है. अलॉन्ग विद इंटरनेट यूजेज, कॉल्स, मैसेजेस, सब कुछ 300 रुपये में चला सकते हैं. एक टाइम था जब आपका भाई साहब इतना ज़्यादा कॉस्ट था. तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्राइसेस हमेशा कम होते जाते हैं. क्यों? क्योंकि भाई साहब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है. तुम नहीं तो कोई और सही. लैपटॉप्स देख लो भाई साहब, कितने ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको लैपटॉप्स के, ठीक है. आप भाई साहब मोबाइल्स देख लो, कितने ब्रांड मिल जाएगा. आप भी कंफ्यूज हो जाओगे किसी शॉप में जाकर, खरीदे तो कौन सा खरीदे. अगर आप पहले से डिटरमिन करके नहीं आए हो तो शॉप वाला आपको तमाम चीज़ें दिखा देगा, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे. तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के जो दाम है वो कम होते ही जा रहे हैं, ठीक है. प्रोपोर्शन ऑफ इलिटरेट्स, ये हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाएगा. प्रोपोर्शन ऑफ इलिटरेट्स मतलब क्या हो गया भाई साहब, जितने लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, अनपढ़ लोगों की तादाद धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि भाई साहब एजुकेशन बढ़ रहा है. ईयरली डेथ रेट्स, हमारा मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेडिकल फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स, ये इंक्रीज होते जा रहे हैं. तो आपके जो पहले के ज़माने के डेथ रेट्स थे और अभी के ज़माने के डेथ रेट्स हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. 1920 इज़ रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, यहाँ से भाई साहब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़नी चालू हुई. यहाँ से मतलब हम तभी 20 करोड़ के थे और आज की तारीख में भाई साहब 135 करोड़ के हो गए, ठीक है. ये हुआ क्यों? क्योंकि 1920 से बहुत सारे वैक्सीनेशंस आ गए भाई साहब, बहुत सारे बीमारियों का, ठीक है, जो हेल्थ है वो सुधरने लगा. तो हमारे देखो 1920 में क्या था, हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट सेम था. जिस रेट से लोग पैदा हो रहे हैं और जिस रेट से लोग मर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम था. धीरे धीरे मेडिकल में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में, मेडिकल ट्रीटमेंट में, वैक्सीनेशंस में इम्प्रूवमेंट होने लगा. तो जब ये इम्प्रूवमेंट होने लगा तो आपका डेथ रेट क्या होने लगा भाई साहब, गिरने लगा. लेकिन बर्थ रेट वैसा का वैसा ही रहा है, इंक्रीज नहीं हुआ है बर्थ रेट, वैसा ही. देखो सिंपल सी बात है कि भाई साहब उस टाइम का कोई भी आदमी 10 बच्चे पैदा करेगा ही, क्योंकि उसको मालूम है 5 मरने ही वाले हैं. ऐसा ही चल रहा है. तो अभी क्या होने लगा भाई साहब, डेथ रेट कम होने लगा, लेकिन 10 के 10 बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, ठीक है. तो अभी क्या हो रहा है भाई साहब, ये धीरे धीरे बढ़ने लगा. तो बर्थ रेट आपका डेथ रेट से धीरे धीरे बढ़ने लगा. समझ में आ रहा है. और फाइनली हम एक्सप्लोड हो गए 135 करोड़ के. तो ये आपका ईयरली डेथ रेट्स, दे आर गोइंग टू डिक्रीज, ठीक है. बिकॉज एज एंड व्हेन टाइम इज पासिंग बाय, वी आर हैविंग आंसर्स टू मेनी डिजीजेस ऑफ विच वी हैड नो आंसर्स अर्लियर. कॉलेरा हो गया भाई साहब, पूरा गांव गायब हो जाता था, ठीक है. अगर आपको भाई साहब प्लेग हो गया, प्लेग में पूरा शहर तबाह हो जाता था, मतलब एवरीबडी यूज्ड टू डाई. कोरोना के टाइम पे जैसे तांडव होता था वैसे ही तांडव होता था, ठीक है.
लेकिन आज की तारीख में आपके लगभग पहले 2 सालों में सारे डेडली डिजीजेस के वैक्सीनेशंस लग जाते हैं, ठीक है। तो यू आर क्योर ऑफ मोस्ट ऑफ द लाइफ कंज्यूमिंग डिजीजेस। टीबी हो जाता था तो कोई इलाज नहीं होता था, लोग मर जाते थे इससे, ठीक है। ईयरली क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, ये भाई साहब कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि अर्थ के पास लिमिटेड क्वांटिटी में मिनरल्स हैं और हम उसको निकाले जा रहे हैं। एक दिन देयर विल बी अ डे व्हेन वी विल नॉट हैव एनी ऑयल टू रन द व्हीकल्स, तो हम एग्जॉस्ट कर रहे हैं उस चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपके इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है जिनको हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैग्नेंट ट्रेंड, ना ही बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। ईयरली रेनफॉल लगभग सेम है, ठीक है। जो रेनफॉल होता है वो लगभग सेम है, ठीक है, ना ज़्यादा बढ़ रहा है ना ज़्यादा घट रहा है। मंथली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली, आपका बिल अगर भाई साहब 3000 के आसपास आ रहा होगा तो हो सकता है 2900 आया या 3200 आया, लेकिन अचानक भयानक में 8000 नहीं आ जाएगा, ठीक है, अनटिल अनलेस भाई साहब आप पूरा एसी में ही हूँ, ठीक है। सो ये जो आपका मंथली इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली है 100-200 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक बेसिकली स्टैग्नेंट ट्रेंड है, ठीक है। डेली टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, अगर आप टेम्परेचर देखोगे, अगर आज 25 डिग्री है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कल 45 नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी अ स्टैग्नेंट ट्रेंड। मे बी इट विल रीच समवेयर अराउंड 45, बट इट विल रीच इन अ वेरी ग्रेजुअल पेस ऑफ टाइम, ठीक है। डेली डिमांड ऑफ सॉल्ट ऑफ अ फैमिली, आप भाई साहब एक भाजी खाते हैं, 2 भाजी खाते हैं, दाल खाते हैं, जो भी खाते हैं आप, तो उसमें जितना सॉल्ट लगता है उतना ही खाते होंगे ना, ठीक है। सो दैट इज दीज आर बेसिकली ट्रेंड्स, ठीक है, विच आर ओके। अब आते हैं भाई साहब सीजनल वेरिएशन पे। इन प्रैक्टिस मेनी बिजनेसेस एंड इकोनॉमिक टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ क्वार्टरली और मंथली ऑब्जर्वेशंस। सच सीरीज एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ सीजनैलिटी such that patterns are repeated from year to year, ठीक है। These type of patterns of variations found in time series are referred to as seasonal variation. The seasonal variation involves patterns of variation within a year that tend to be repeated from year to year. तो एक साल से दूसरे साल तक में वो चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है, रिपीट होंगी। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका भाई साहब कोई कोला कंपनी है तो आपका दिसंबर मंथ में इस साल जो सेल्स है लगभग वही सेल्स अगले दिसंबर में भी होगा, नॉट something that is going to change drastically. For example, wool and woolens have a market during the winter season only. तो woolen clothes जो होते हैं, woolen जो jackets होते हैं, इनका winter season में ही डिमांड होता है, ठीक है। फैन, कूलर्स, AC एंड कोल्ड ड्रिंक्स आर इन ग्रेट डिमांड इन समर, और ये हर साल होगा ऐसा ही, ठीक है, हर साल ऐसा ही होगा। अम्ब्रेला एंड रेन कोट्स आर इन डिमांड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो ये आपके सीजनल डिमांड वाली चीजें हैं, ठीक है। Certain festivals falling in a particular month create demand for some items in these particular months. अभी जैसे आपका दिवाली आने वाला है, फायर क्रैकर्स विल बी इन डिमांड, ठीक है, गारमेंट्स विल बी इन डिमांड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली फेस्टिवल देयर इज ट्रेमेंडस डिमांड फॉर स्वीट, क्रैकर्स, क्लॉथ एक्सेट्रा, ये सब डिमांड में होंगे। Thus seasonal variations are a reflection of climatic conditions and customers and habits of people, ठीक है। तो ये climatic conditions के प्लस कस्टमर्स के प्लस हैबिट्स ऑफ पीपल के ही रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये आपके सीजनल डिमांड्स हैं। द पीरियड ऑफ सीजनल वेरिएशन कैन बी टेकन एज ईयर, मंथ, वीक, डे और आवर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डेटा अवेलेबल, ठीक है। तो आपके डेटा अवेलेबल के हिसाब से आप पीरियड ले सकते हैं, मंथ, वीक, डे और आवर। सीजनल वेरिएशन मे बी फाउंड इन द नंबर ऑफ बुक्स issued by a library during the days in a week, पैसेंजर ट्रैफिक ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ अ डे, ये सब आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे ये सुबह 7 बजे से लेकर लगभग 10:30 बजे तक ट्रेन में काफ़ी भीड़ होती है ना, वो आपके पीक ऑफर्स टाइम होते हैं। 10:30 या 11 बजे से थोड़ा सा भीड़ कम होना चालू होता है, लगभग 3:30, 4, 4:30 बजे तक भीड़ उतना ही रहेगा, कम ही रहेगा, फिर चालू होगा, वो भी डाउन ट्रेन्स में, ठीक है, मतलब इस तरफ जो आ रही होगी। तो ये आपका ट्रेंड है, ये आपका ट्रेंड है, ठीक है। अगर आपको कम भीड़ वाले में सफ़र करना है तो यू मेक अ मूव आफ्टर 11:30, अगर आपको टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है तो। सो आप कैसी चीज़ों को प्लान करेंगे, दिस इज हाउ यू विल प्लान, ठीक है। पैसेंजर ट्रैफिक ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ अ डे, जैसे अगर आप हाईवे में भी जाएंगे इस टाइम पे बहुत भीड़ मिलेगी आपको, उधर वाले हाईवे में, इधर वाले में उतना नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा करके पब्लिक ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं, ठीक है। सीजनल वेरिएशंस आर मेजर्ड बाई seasonal indices. This type of variations are useful in short-term forecasting. Using such short-term forecasting, a departmental store can plan its inventory for various months in a year. भाई साहब मेरे पास डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब जैसे हो गया आपका डी मार्ट
या हो गया जैसे मतलब ये सारे स्टोर जो होते हैं। तो अभी भाई साहब मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक्स का फैसिलिटी है, तो अगर मेरा अभी विंटर सीजन आने वाला है तो काहे के लिए मैं कोल्ड ड्रिंक्स रखूँ, उसकी जगह पे कुछ और रखूँ। उतना जो एरिया मेरा कोल्ड ड्रिंक्स का जा रहा है उसको हटा दूँ, उस सेगमेंट को ही हटा दूँ। पीपल विल नॉट बी इंक्लाइन टू बाई कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग पीक ऑफ विंटर सीजन्स। इनफैक्ट विंटर सीजन में जो मेरे मतलब गारमेंट सेक्शन है उसमें मेरे को वुलन क्लोथ्स रखना पड़ेगा, उसमें मेरे को स्वेटर्स रखना पड़ेगा, जैकेट्स रखना पड़ेगा। तो ये सब सीजनल डिमांड्स हैं, ठीक है। सो दीज आर सीजनल इन्वेंट्री। तो सीजनल हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री को भी चेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सीजन्स यू ऑल्सो प्लान योर इन्वेंट्री एंड मेक द नेसेसरी चेंजेस, ठीक है। आप वहाँ पे भी भाई साहब चेंजेस लाते हैं। ओके, cyclical variation. Cyclical variation is a long-term oscillatory movement that occurs over a long period of time. This time is usually 2 or more years and is called a cycle. The cyclical variations are not necessarily periodic since the length of cycle may change from one cycle to the other. तो आपका एक बार हो गया प्रॉस्पेरिटी, फिर रिसेशन, फिर रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन। समझ में आ रहा है वैसा? ऐसा हो सकता है, ठीक है। साइक्लिकल वेरिएशन मतलब कैसा है, एक चीज का देखो प्रॉस्पेरिटी हो गया, ये एकदम पीक पर चला गया, उसके बाद रिसेशन मतलब ये डिप होगा, ठीक है। फिर से रिकवर कर रहा है वैसा प्रॉस्पेरिटी किया, फिर डिप, तो ऐसा होता ही है, ठीक है। साइक्लिकल वेरिएशन इज अ लॉन्ग टर्म ऑसिलेटरी मूवमेंट दैट अकर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस टाइम इज यूजुअली 2 or more years and is called a cycle, ठीक है। The cyclical variations are not necessarily periods since the length of a cycle may change from one cycle to another. Cyclical variation is found in almost all businesses, ठीक है, and economic time series. In this type of time series, it is known as business cycle or trade cycle. The ups and downs in business recurring at intervals of time are causes of cyclical variation. तो आपके बिजनेस में वैसा उतार चढ़ाव होता ही रहता है, चीज़ों की डिमांड और चीज़ों का प्राइस फॉल अप होता ही रहता है, ठीक है। सो अ बिजनेस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। इसके 4 फेजेस होते हैं, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, रिकवरी, अगेन रिसेशन, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन। और एक होता है भाई साहब आपका डिप्रेशन, मतलब लोवेस्ट पॉइंट। ये आपका लोवेस्ट पॉइंट है डिप्रेशन, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। रिप्रेजेंट द 4 फेजेस ऑफ बिजनेस। प्रॉस्पेरिटी एकदम पीक पॉइंट, ठीक है। रिसेशन मतलब अभी आप डाउन जा रहे हैं, डिप्रेशन मतलब एकदम लास्ट तक पहुंच गए, ठीक है। एंड रिकवरी। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं। ईच फेज चेंज ग्रेजुअली इन द नेक्स्ट फेज एज शोन द फिगर। यूजुअली द पीरियड ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन इज 5 to 10 years, ठीक है। 5 से 10 साल आपका वेरिएशन चलता रहता है और इवन हायर इन सम केसेस। The period of a cycle often changes from one cycle to other. Cycles can be affected by the internal factors of an organization, such as inventory policy, कितना इन्वेंट्री मुझे मेंटेन करना है, ठीक है, एंड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये सारी चीज़ों का साइक्लिक वेरिएशन में इम्पैक्ट आना ही आना है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, ठीक है। लास्ट वाले फैक्टर पे आते हैं, तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, आपका जो 4 फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया है। 4 फैक्टर्स में क्या क्या है भाई साहब, आपका सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है, उसके बाद आपका सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन। नाउ दिस वन इज द लास्ट वन विच इज इरेगुलर वेरिएशन, क्योंकि आपने क्या देखा भाई साहब, एक्स टी जो होता है, ठीक है, एक्स टी जो होता है उसका ये इन चारों का सम होता है। अगर हम एडिटिव लॉ को देखें तो आपका भाई साहब सेक्युलर ट्रेंड का भाई साहब, फिर हाँ सीजनल ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन का, फिर साइक्लिकल वेरिएशन का, फिर भाई साहब आपके आपका क्या कहते हैं इरेगुलर ट्रेंड, ठीक है। इन चारों का सम होता है। इरेगुलर वेरिएशंस आर ईदर होली अनअकाउंटेबल और कॉज्ड बाय अनफोर्सीन फैक्टर्स। इसको हम इरेगुलर वेरिएशन, जैसे कोरोना में बिजनेस पूरा ठप हो गया भाई साहब, ये हम एक्सपेक्टेड ही नहीं था, है ना, तो इसको हम इरेगुलर वेरिएशन बोलेंगे। आप बोलेंगे अरे भाई साहब तुम्हारा 2019 या 2020 में फरवरी में इतना कम सेल क्यों है, अरे खुला ही नहीं था शॉप, तो सेल कहाँ से होगा, है ना, उसको आप नहीं कर सकते। तो इसको हम इरेगुलर वेरिएशन, जो अनएक्सपेक्टेडली अचानक भयानक में हो जाए, ठीक है। फ्लड्स हो गए, फेमीन्स हो गया, कोई डिजीज हो गया, स्ट्राइक हो गया, वॉर्स हो गए। अभी जैसे भाई साहब आपका इजराइल और हमास में वॉर चल रहा है, इज इट अ नॉर्मल लाइफ आउट देयर? नो, ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। These type of variations do not follow any particular pattern. इन वेरिएशंस में कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है, hence they are totally unpredictable. ये भाई साहब आपके अनप्रेडिक्टेबल हैं, इनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हाँ भाई साहब इसके बाद यही होगा। फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो नोन अनएक्सप्लेन्ड और अनअकाउंटेड वेरिएशन। तो इसी रीजन की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, अनएक्सप्लेन्ड और अनअकाउंटेड वेरिएशन, ठीक है।
तो अभी आते हैं भाई साहब मैथमेटिकल मॉडल पे, ठीक है। सो देयर आर टू स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मॉडल्स फॉर टाइम सीरीज बेस्ड ऑन 4 कंपोनेंट्स, नेमली आपका सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन एंड इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। तो आपका एडिटिव मॉडल, दिस मॉडल XT, तो यहाँ पे भाई साहब XT को हमने अज्यूम कर लिया है, इज अज्यूम टू बी द सम ऑफ 4 कंपोनेंट्स, आपके 4 कंपोनेंट्स, सेक्युलर ट्रेंड, आपका फिर क्या हो जाएगा भाई साहब सीजनल ट्रेंड एंड इरेगुलर वेरिएशन, ठीक है। इन दिस मॉडल इट इज अज्यूम दैट द कंपोनेंट्स आर नॉन इंटरैक्टिव, यहाँ पे कंपोनेंट्स जो है तो एक दूसरे को इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दे आर डिफरेंट और इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। दिस assumption इज नॉट रियलिस्टिक, ये आपका रियलिस्टिक assumption नहीं है, hence दिस मॉडल इज नॉट यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेटा। इस मॉडल को हम ज़्यादा करके यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इससे एसोसिएटेड रहेगा, ये इससे एसोसिएटेड रहेगा और ये इससे एसोसिएटेड रहेगा, देयर वुड बी सम अमाउंट ऑफ एसोसिएशन। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल अप्रोच, इट इज अज्यूम्ड दैट देयर इज मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप अमॉन्ग द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज, ठीक है। तो मतलब आपका भाई साहब साइक्लिक वेरिएशन, सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन में भाई साहब मल्टीप्लिकेशन होगा। इन दिस मॉडल ओनली ट्रेंड इज एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड द रिमेनिंग कंपोनेंट्स आर एक्सप्रेस इन द परसेंटेज ऑफ द ट्रेंड, कितना परसेंटेज है ट्रेंड में, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब इसमें लेट्स से इरेगुलर ट्रेंड का 20% इंक्लूजन है, तो उतना 20% को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, इरेगुलर ट्रेंड के 20% को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स से इस ट्रेंड एनालिसिस में साइक्लिक ट्रेंड का आपका 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो साइक्लिक ट्रेंड का 10% वैल्यू उठा करके मल्टीप्लाई करेंगे। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, in this method we first draw the curve or line diagram for the given time series by taking time को हमेशा हम किस में लेंगे भाई साहब x एक्सिस में। तो आपसे अभी आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स चालू हो जाता है, ठीक है। टाइम को हमने किस में लिया हुआ है x एक्सिस में एंड द वैल्यूज ऑफ xt ऑन द y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस में और इसको आपने टाइम को x एक्सिस में ले लिया है, ठीक है। देन वी ड्रॉ अ फ्री हैंड स्मूथ कर्व विच सीम्स टू फिट द डेटा बेस्ट। तो आपका भाई साहब फ्री हैंड स्मूथ कर्व मतलब ऐसा जा रहा है, देखो ऐसा 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 जा रहा है, ठीक है। दिस मेथड इज सिंपल एंड डज नॉट रिक्वायर एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आपका जो सेक्युलर ट्रेंड है वो ऐसे जाएगा भाई साहब, ठीक है। दिस मेथड इज क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड कैन बी यूज्ड फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर ट्रेंड एंड इन्वॉल्व्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क। In this method, different researchers may draw different trend lines for the same set of data. Thus, it is quite subjective and requires sound judgment. तो काफी सब्जेक्टिव है और साउंड, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। फोरकास्टिंग में भी रिस्की, फ्री हैंड कर्व इज नॉट ड्रॉन बाय एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन। तो फ्री हैंड कर्व को अगर हमने भाई साहब ठीक तरीके से लॉजिकली एनालाइज करते हुए नहीं ड्रॉ किया तो फोरकास्टिंग आपकी डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस ये तो हो गया था भाई साहब, this was done. ये भी तो हो गया था भाई। चलिए सवाल पे आते हैं, ठीक है। ये सवाल देख लो, यहां पे दिया हुआ है आपको, फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन टन्स फॉर द इयर्स 1962 टू 1972। 1962 में 0 टन्स, 63 में 0, 64 में 1, 65 में 1, 66 में 4, ठीक है, 4000 टन्स बेसिकली। ऐसा करते करते 1972 में 8000 टन्स आया, ठीक है। अभी आपको भाई साहब फाइंड द ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल टू द अबव डेटा। तो आप भाई साहब डेटा में क्या करोगे, प्लॉट करोगे प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर को इसमें और ईयर्स को इसमें प्लॉट करोगे। अभी देखो कहाँ से तुम्हारा प्रोडक्शन चालू हुआ है, 1962 को तुमको दिखाना है तो 0 प्रोडक्शन है। 1963 को ध्यान से देखो, 1963 को 1962 और 63 में 0 प्रोडक्शन है। 63 से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। 63 से कहाँ पे गए, 64 में। 64 में कितना आया भाई साहब आपका 1000 टन्स, एक्चुअली दिस इज 1000 टन्स, ये आपका 1000 टन्स में है, ठीक है। तो 1000 टन्स हुआ। फिर आप भाई साहब आए 65 में, 65 में वही रहा देखो 1000 टन्स। फिर 66 में गए, कितना हो गया था भाई साहब आपका 4, तो ये देखो 4 के साथ आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। उसके बाद आप आए 67 में, 67 में कितना हो गया भाई साहब 2 टन्स। फिर आपका भाई साहब 68 में आए, ठीक है, ये आपका हो गया 4000। फिर आपका भाई साहब 69 में आए, 69 में आपका कितना हो गया भाई साहब 9 टन्स, तो दिस इज 9 टन्स, 9000 टन्स।
70 में आया भाई साहब आपका कितना हुआ 7000 टन्स, ठीक है। 71 में गए आप तो आपका कितना हो गया 10,000 टन्स, और 72 में आए तो 8000 टन्स, ठीक है। अभी टेकिंग ईयर ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रोडक्शन ऑन वाई एक्सिस वी प्लॉट द पॉइंट्स फॉर प्रोडक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ईयर्स। तो हमने भाई साहब ऐसे कर लिया, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है और ये आपका ईयर को हमने इसमें प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। सो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बाय स्ट्रेट लाइंस वी गेट द ग्राफ फॉर द गिवन टाइम सीरीज। तो आप भाई साहब ऐसे स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करते जाइए, 1 2 मैक्सिमम वैल्यूज आ रही है, देखो 3 इसमें आ रही है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन करते जाइए, ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया, दिस इज बेसिकली द ट्रेंड लाइन, ठीक है। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर को आपने 1 ईयर लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर मतलब एक बॉक्स, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को आपने 1 यूनिट लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर? तो इस तरह से आप इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, ठीक है। तो आपका समझो भाई साहब यही वही डेटा है, देखो पिछले वाले प्रॉब्लम में आपको ट्रेंड लाइन फाइंड करने का है, लेकिन यूजिंग द मैनेज बेसिकली प्लॉटेड इट, ठीक है। यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टू फाइंड द ट्रेंड लाइन टू द डेटा, ठीक है। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975, ठीक है। तो आपने भाई साहब यहाँ पे यू क्या लिया हुआ है, t-67, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो मिड वैल्यू कौन सी हो जाएगी आपकी, देखो 1967 की वैल्यू हो जाएगी। तो u कितना हो जाएगा t-67, तो t-67 की वैल्यू कितनी है 2 है, देखो यहाँ पे सॉरी ये n इज इक्वल टू फ्रॉम t बाई टेकिंग द ओरिजिन t-67 ना भाई साहब, t-67 की जो वैल्यू 67 की वैल्यू तो 2 है भाई साहब, कितनी है 67 की वैल्यू 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे भाई साहब, t की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। हियर n इज इक्वल टू हेरोइन, हेंस वी ट्रांसफॉर्म हियर t टू u बाय टेकिंग द ओरिजिन एट 1967। तो वी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे इसकी वैल्यू कैसे निकालिए यार, चलो भाई साहब वो फॉर्मूला लगाते हैं हम अपन। लास्ट ईयर था ना 1962 हाँ ये वाला ना, ये हाँ वो 62 से ना 67 लेस कर दिया तो -5 आया, नीचे 63 को लेस किया ना 67 से तो -4 आया। हाँ लेकिन किसको माइनस कर रहे हो तुम, किसको माइनस कर रहे हो? 1962 को 67 से माइनस करता है, ये 62 माइनस 67 है ना, ओके। तो आपका 62 माइनस 67 करके आ रहा है ना, ओके। तो आपका 62 माइनस 1962 माइनस 1967 कितना आ रहा है भाई साहब आपका -5, ठीक है। तो आपने भाई साहब u की वैल्यू ले ली, तो ये हो गया -5 -4 -3 -2 -1, 66 माइनस 67 करोगे तो -1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 68 माइनस, तो ये आपका 1, तो आपका u का वैल्यू ये हो गया। तो समेशन ऑफ u क्या हो जाएगा 0, मतलब आपने इस डेटा को एक ऐसे चीज में कन्वर्ट कर लिया जहाँ पे u की वैल्यू आ गई है 0, समेशन ऑफ u। तो u स्क्वायर करोगे अभी आप, -5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16, ऐसे करते करते आप इसको कर लोगे। तो यहाँ पे u स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 110, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स है, देखो u इंटू एक्स टी, u मतलब ये -5 इंटू 0 कितना हो गया 0, u -4 इंटू 0 कितना हो गया 0, -3 इंटू 1 -2 -3
-2 इंटू 1 -2, -1 to 4 -4, ऐसे करते करते भाई साहब यहाँ तक आ गए। ठीक है, इसका समेशन कर लिया हमने, कितना आ गया 123। ठीक है, ओके ये आपका कितना आ रहा है देखो, टोटल 8 + 1 9, 9 + 4 13 है ना, 2 + 1 3, 1 4, 4 + 4 8, ये हो गया 123। और यहाँ पे -4 -2 -3 तो -9, 123 -9 इसका आ गया 114। ठीक है, ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन एक्स टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू। ठीक है, एक्स टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू। द टू नॉर्मल इक्वेशंस आर, ये आपका नॉर्मल इक्वेशन है और इसी से आपकी ए और बी की वैल्यू निकलेगी। पहला नॉर्मल इक्वेशन क्या है, सिग्मा एक्स टी विल बी इक्वल टू ए से एन ए डैश प्लस बी डैश सिग्मा यू। दूसरा क्या हो जाएगा, यू सिग्मा यू एक्स टी विल बी इक्वल टू ए डैश सिग्मा यू प्लस बी डैश सिग्मा यू का स्क्वायर। ये सारे वैल्यूज आपने निकाले हुए हैं। देखो एन की वैल्यू यहाँ पे मालूम है कितनी है, 11 है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन आप लेते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू एक्स टी की वैल्यू, सिग्मा एक्स टी की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 46। ठीक है, तो सिग्मा एक्स टी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ये वाली वैल्यू आपको मालूम है 46 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है 11। ठीक है, एन और ए डैश की वैल्यू आपको नहीं मिलू। ठीक है, सिग्मा यू की वैल्यू आपको मालूम ही है, ये वाली वैल्यू कितनी होगी 0, ये हमेशा 0 होगी। और आपने जानबूझकर सिग्मा यू को 0 लिया हुआ है ताकि आपको पहले चक्के में क्या आ जाए, ए डैश की वैल्यू आ जाए। ठीक है, देखो भाई साहब यहाँ पे जो पहला इक्वेशन ले रहे हो ना, वो पहला इक्वेशन क्या है आपका, सिग्मा एक्स टी इज इक्वल टू एन ए डैश प्लस प्लस भाई साहब बी डैश सिग्मा यू। इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 आएगी। आपने यू को ऐसे ही लिया हुआ है कि इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे एन ए, तो एन एक्चुअली में आपकी क्या कहते हैं आपका, चलो कल बाद में आते हैं। ठीक है, तो एन ए डैश हो गया, एन आपका 11 है, ए डैश ये तो आपका 0 हो गया है ना, बी डैश इंटू 0 विल बी व्हाट 0, और एन सिग्मा एक्स टी आप निकाल चुके हो कितना है 46। तो आपको इसमें से ए डैश की वैल्यू मिल जाएगी कितनी भाई साहब 46/11। ठीक है, क्लियर है। देखो 11 ए डैश प्लस बी डैश, और यहाँ पे दूसरा वाला वैल्यू क्या है, देखो दूसरे वाले वैल्यू में आपका आ रहा है भाई साहब सिग्मा यू एक्स टी, सिग्मा यू एक्स टी मतलब ये वाला है देखो यू एक्स टी, इसका टोटल। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा यू एक्स टी इज इक्वल टू ए डैश सिग्मा यू, तो यहाँ पे ये वाला देखो 0 हो जाएगा है ना, ए डैश आपका 0 हो जाएगा, प्लस 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 क्या है भाई साहब आपका बी डैश सिग्मा यू का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा क्योंकि सिग्मा यू की वैल्यू 0 है। ठीक है, सिग्मा यू एक्स टी आपने वैल्यू कितनी निकाली है 114। ठीक है, ए डैश ये वाला करके फायदा ही नहीं है, ए इंटू 0 0 ही होगा। बी डैश की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 110, तो बी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 114/110। ठीक है, क्लियर है। तो आप इस तरह से भाई साहब ए डैश की वैल्यू निकालते हैं क्या 46/11 के हिसाब से, आगे आपका 4.182, बी डैश की वैल्यू निकालते हैं 114/110, इसकी वैल्यू आ गई 1.036। सो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो कितना आ जाएगा आपका, एक्स टी की वैल्यू आ गई 4.182 प्लस 1.036 यू। ठीक है, वेयर टी, तो आप भाई साहब यहाँ पे यू को क्या लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू टाइम माइनस 1967। ठीक है, ये तो है ही भाई साहब आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स टी का वैल्यू ये आ गया। अगर आपसे मतलब इसको स्पेसिफाई करना जरूरी है, एक्चुअली में इक्वेशन क्या होगा देखो, x इज इक्वल टू 4.182 विच इज बेसिकली ए डैश। ठीक है, n इंटू ए डैश है देखो। ठीक है, एक्स टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स टी है आपका क्या ए डैश प्लस बी डैश यू, तो ए डैश की वैल्यू आपने निकाली यहाँ पे कितनी आई 4.182। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, नहीं कंफ्यूजन, ओके ये डेटा समझ में आ गया। ये कैसे आया देखो, सिग्मा यू की वैल्यू 0, ये डेटा समझ में आ गया, सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू इतनी, और यू एक्स टी, 3 कॉलम्स आपको बनाने हैं। यू की वैल्यू, सिग्मा यू की वैल्यू 0 आनी चाहिए, अगर 0 नहीं आ रही है तो गलत है यहाँ। ठीक है, यू स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर की एक वैल्यू आएगी और सिग्मा यू एक्स टी की वैल्यू आएगी। समझ में आ गया ये। ठीक है, आपके पास 2 इक्वेशन है भाई साहब यूज करने को। एक क्या है भाई साहब आपका सिग्मा एक्स टी विल बी इक्वल टू एन ए डैश प्लस सिग्मा यू। ठीक है, बी डैश सिग्मा यू। ठीक है, इस पहले वाले इक्वेशन में आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन है x। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका क्या है, एक्स टी इज इक्वल टू ए डैश, एक्स टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू। ठीक है,
u की वैल्यू आप क्या लेंगे, मिडिल वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, आपका जितने नंबर ऑफ ईयर्स थे -67, 1967 को हमने माइनस किया है, इसमें जब सिग्मा, तो सिग्मा u की वैल्यू हमेशा ही क्या आ गई आपकी, 0 आएगी। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सिग्मा u की वैल्यू कितनी आई है, 0। ठीक है, सिग्मा u की वैल्यू 0 आई है। ठीक है, ओके, दूसरा वाला इक्वेशन जो आप यूज करने वाले हैं वो क्या है, xt इंटू यू। ठीक है, xt इंटू यू, सिग्मा xt इंटू यू, दिस विल बी इक्वल टू, यहां पे आप a डैश को 0 करवाएंगे जबरदस्ती। ठीक है, तो a डैश, ठीक है, सिग्मा u प्लस, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका b डैश सिग्मा u का स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखो भाई साहब b डैश सिग्मा u का स्क्वायर, a डैश सिग्मा u, तो ऑब्वियसली इधर कौन सा 0 हो जाएगा, ये वाला फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। आपने इसको निकाल लिया है, n आपको मालूम है, तो आपका भाई साहब a डैश का वैल्यू इससे निकल आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका वैल्यू मालूम है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने वैल्यू निकाली ना, एक्स यू टी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 114। ठीक है, इसकी वैल्यू मालूम है, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 आउट हो जाएगा, ये आपका 0 आउट हो जाएगा। इससे आपका बी डैश का वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको मालूम है, देखो। ठीक है, यहाँ पे यू स्क्वायर की वैल्यू आपको मालूम है, तो इससे आपको भाई साहब किसका वैल्यू आ जाएगा, बी डैश का वैल्यू मालूम आ जाएगा। एक बार आपने ए डैश और बी डैश निकाल लिया, तो आप सीधा से क्या लिखेंगे, एक्स टी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश यू, और यहाँ पे यू की वैल्यू क्या है, t माइनस 67। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो यहीं पे ये किया है, देखो यहाँ पे ये किया हुआ 46, समझ में आ रहा है। देखो पहले आपने कौन सा इक्वेशन यूज किया, इस वाले को यूज किया, ध्यान देना। ठीक है, सिग्मा एक्स टी की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारी, 46, सिग्मा एक्स टी की वैल्यू डालो, देखो 46 आ गई। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ वैल्यूज तुम्हारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, तो ये हो गया 11 ए डैश। ठीक है, 11 ए डैश, और सिग्मा यू जहां पे भी है वहां पे आपका 0 ही आने वाला है। बी डैश की कोई भी वैल्यू लेने दो, तो b इंटू 0, बी डैश इंटू 0, तो मतलब तुम्हारा कितना आ गया भाई साहब, यहाँ पे देखो। ठीक है, हाउ मच इज इट दैट यू आर गेटिंग, तो आपका इक्वेशन हुआ 46 इज इक्वल टू 11 ए डैश, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 ही आने वाली है, तो इसका मतलब ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी 46/11, दैट इज 4.182। करके देख लो, इतना ही आएगा। ठीक है, 46 को 11 से डिवाइड करोगे तो 4.182 आएगा। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 4 अभी हम इस पे आते हैं। देखो सिग्मा यू एक्स टी की वैल्यू कितनी आई है, 114, डालो भाई साहब उसकी वैल्यू। a इंटू सिग्मा यू है, सिग्मा यू की वैल्यू 0 ही आने वाली है, तो a डैश इंटू 0 हो गया ये भाई साहब। b डैश इंटू सिग्मा यू का स्क्वायर है, b डैश इंटू सिग्मा यू का स्क्वायर कितना है, 110, b डैश इंटू 110, तो आपका b डैश कितना आ गया, 114/100, तो ये आ गया 1.036। ठीक है, we get the equation of the trend line as xt is equal to n a डैश, तो 4.182 ए डैश की वैल्यू हो गई। ठीक है, 4.182 ए डैश की वैल्यू हो गई, और बी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, 1.036 यू। ठीक है, तो एक्स टी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 4.182 प्लस 1.036 यू, और यू की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, t माइनस 1967। ठीक है, ट्रेंड वैल्यूज फॉर द ईयर, तो आपका यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, ये तो आपने निकाल लिया इक्वेशन, अभी आपको 1975 के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फाइंड द ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन आपका ये हो गया भाई साहब, दिस इज योर ट्रेंड लाइन। इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन कितना हो गया, इक्वेशन ऑफ द ट्रेंड लाइन इज एक्स टी इज इक्वल टू ए डैश दैट इज 4.182 प्लस बी डैश दैट इज 1.036 जो आपने कैलकुलेट किया इनटू यू, और यू की वैल्यू क्या ली हुई आपने, t माइनस 1967, क्योंकि 67 आपका बीच में आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, क्लियर है, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स होंगे तो बीच की वैल्यू लेंगे, और अगर इवन नंबर ऑफ ईयर्स होते तो इन दोनों को ऐड करके उनका एवरेज निकालते थे आप, अपॉन 2 करते थे। ठीक है, खैर ओके, ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975, यहाँ पे आपका t का वैल्यू कितना हो गया बोलो, 1975 माइनस 1967 कितना हो जाएगा, u का वैल्यू यहाँ पे 8, सिग्मा u की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, तो भाई t की वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे, 1975 माइनस 67 कितना आ गया, 8, तो पुटिंग u, अभी u की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई तुम्हारी, 8, तो इस इक्वेशन पे डाल दो भाई साहब, 4.182 प्लस 1.036 इंटू यू, मतलब 1.036 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ पे x ऑफ 1975 विल बी इक्वल टू 4.182 प्लस 1.036 इंटू 8, सो दैट्स गोइंग टू गिव यू 4.182 प्लस 8.288। ठीक है, 1975 की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, 12.47। ठीक है, हेंस द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975 इज 12.47, ये हो जाएगा इसका ट्रेंड वैल्यू। आर वी क्लियर थ्रू दीज थिंग्स पीपल, समझ में आ रहा है।
बहुत बढ़िया। कल हम और सवाल करेंगे इस पे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम टुडे।